अगला एक क्वेश्चन आप लोग नोट करेंगे। क्वेश्चन मेरा यह कि बाइनरी सॉलिड A प्लस B माइनस इस तरह के कैटायन और एनायन से मिलके बना है। हैज अ स्ट्रक्चर with B minus constituting the lattice and A plus occupying 25% tetrahedral voids, then find formula of solid। ठीक है, आप मुझे बता पाओगे? आंसर इज AB2। ठीक, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। तो आप एक चीज गौर कर रहे होगे, गौर करने वाली बात है कि मैंने जो है मतलब आपको ये नहीं बताया इस बार कि भाई हमारे पास में लेटिस कौन सा है। मैंने नहीं बताया कि वो मतलब FCC है या मतलब ठीक है HCP है, किस टाइप का, मैंने ये नहीं बताया। तो ऐसे केसेस में क्वेश्चन को हमेशा FCC लेके सॉल्व किया जाता है, बस हम इतना ध्यान रखेंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो मैंने जब लेटिस मैंने नहीं बताई है तो ऐसे क्वेश्चन को मैं FCC लेके सॉल्व कर दूंगा। उसका जो भी B माइनस है कॉन्स्टिट्यूटिंग द लेटिस मतलब FCC में कॉन्स्टिट्यूट करेगा तो B के नंबर तो हो गए 4। और मैंने कहा हम जानते हैं भाई A जो 25% ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड को ऑक्युपाई करेगा। तो मुझे मालूम भाई FCC में टोटल 8 टेट्राहेड्रल वर्ड होते हैं। हमने कह दिया भाई हमारे पास में क्या होगा, ये आ जाएगा। तो अगर हम उसे सॉल्व करेंगे तो मैंने कहा ये 2 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं भाई फॉर्मूला A2B4 आ जाएगा, या हम अगर उसे 2 से डिवाइड कर दें तो हम कह सकते हैं भाई उसका फॉर्मूला क्या होगा, सिंपल हमारे लिए AB2 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मैंने कहा हम ये फॉर्मूला आराम से लिख सकते हैं। अगला एक और आसान सा क्वेश्चन नोट करते हैं। इन अ crystalline solid anions B are arranged in cubic closed pack। मैंने कहा जो एनाइन B है वो उन्होंने एक क्यूबिक क्लोज पैकिंग बना रखी है। दूसरा मेरा कहना है कि कैटायंस A are equally distributed between octahedral voids and tetrahedral voids if all octahedral voids are occupied then find formula of solid। ठीक, मेरी बात आप समझ रहे हो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ। मैंने कहा एक हमारे पास में CCP की हमने पैकिंग ले रखी है और बाकी सारी कहानी आपको क्वेश्चन में दे रखी है, जो जो रिक्वायरमेंट होती है। A2B। ठीक है भाई, आंसर तो सही है आप लोगों का, आंसर तो मैंने कहा आप लोगों का बिल्कुल ठीक बता रहे हो आप, A2B। तो उसने कहा कि B जो है वो क्यूबिक क्लोज पैकिंग में आ रहे हैं, मतलब B तो आप कह सकते हैं FCC पोजीशन को ऑक्युपाई करेंगे, तो B के नंबर हो गए 4।
उसका ए जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑक्टाइडल और टेट्राइडल वर्ड में, और साथ में उसने ये भी कहा कि भाई हमारे पास में सारे के सारे ऑक्टाइडल वर्ड ऑक्युपाइड हैं। तो हम सभी जानते हैं भाई एफसीसी में 4 ऑक्टाइडल वर्ड होते हैं, और जाहिर सी बात जब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो 4 ही टेट्राइडल वर्ड में प्रेजेंट होगा। तो मैंने कहा ए कितना हमारे पास में 8 हो जाएगा। तो अब हम क्या सकते हैं, फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 8B4 आ जाएगा, या मैंने कहा मैं अगर उसे 2 से डिवाइड भी कर दूंगा तो मतलब सॉरी 4 से मैं डिवाइड कर दूंगा तो मैंने कहा फॉर्मूला क्या होगा, A2B आ जाएगा। ठीक है, चल जाएगा इतना, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। अगला एक और आसान सा क्वेश्चन लिखता हूं भाई मैं। इन क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर of mixed oxides, the lattice is made up of oxide ions। ठीक, मैंने कहा लेटिस जो ऑक्साइड आयन से मिलके बना है। 1/8 of tetrahedral voids are occupied by divalent X+2 ions, while 1/2 of the octahedral voids are occupied by trivalent cation Bi+3 कह देते हैं, Bi+3। Then find formula of solid। ठीक है भाई, X/2O4 बिल्कुल सही आंसर भाई आप लोगों का। क्वेश्चन तो वैसे निहायत ही आसान है, क्वेश्चन जो है वो निहायत ही आसान क्वेश्चन है। तो मैंने कहा सभी जानते हैं कि भाई हमारे पास में जो लैटिस है वो हम कह सकते हैं भाई हमारे लिए ऑक्साइड आयन से मिलके बना है। इसे हम जाहिर सी बात है वो एफसीसी है, तो मैंने कहा ऑक्साइड आयन के नंबर तो हो गए 4 भाई। दूसरा उसने कहा कि भाई हमारे पास में जो कैटाइन है दैट ऑक्युपाई हाफ ऑफ ऑक्टाइडल वर्ड, नहीं अच्छा कैटाइन जो 1/8 ऑफ टेट्राइडल वर्ड को ऑक्युपाई करेगा। तो हम सभी जानते हैं। हाँ भाई, सब कुछ क्लियर है ना। मैंने कहा ये हमारे पास में क्या 1/8 ऑफ टेट्राइडल वर्ड को ऑक्युपाई करेगा। उसने कहा जो हमारे पास में कैटाइन दैट ऑक्युपाई हाफ ऑफ ऑक्टाइडल वर्ड, तो हम सभी जानते हैं टोटल 4 ऑक्टाइडल वर्ड है, तो उसका मैंने कहा हाफ ही ऑक्युपाई करेगा तो 2 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं एक्स का नंबर 2 1 है, वाई का नंबर 2 और ओ का नंबर 4 है। तो हमारे पास में जो भी मैंने कहा ऑक्साइड है उसका फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है चल जाएगा। तो ऐसा नहीं कि मतलब ये क्वेश्चन आपको लग रहा होगा भाई टफ है, चलो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है भाई, बड़े आसान आसान से क्वेश्चन होते हैं और मैंने कहा आप बता भी सकते हैं। चलो एक और सिमिलर क्वेश्चन लिख लेते हैं। in a certain oxide in a certain solid oxide ions are arranged in
CCP, cation A occupy 1/6 of tetrahedral voids and cations B occupy 1/3 of octahedral void, then find फॉर्मूला ऑफ सॉलिड। बता दोगे आप? बिल्कुल आराम से बता दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप AbO3, बिल्कुल सही बात है भाई, मैं आपकी बात से पूर्ण रूप से सहमत हूं। AbO3 बिल्कुल भाई। ठीक है, सभी को आंसर मिल जाएगा। तो उसने कहा कि भाई ऑक्साइड आयन जो CCP में अरेंज हो रहे हैं, तो ऑक्साइड आयन का नंबर तो हो गया 4। उसने कहा जो भी हमारे पास में कैटायन A है दैट ऑक्यूपाई 1/6 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, तो मैंने कहा ये हो गया 4/3। और मैंने कहा जो कैटायन B है दैट ऑक्यूपाई 1/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो मैंने कहा ये भी हो गया 4/3। तो हम कह देंगे भाई अब तो A 4/3, B 4/3 और O 4 है। मैंने कहा पूरे को 4 से डिवाइड कर दें और मैंने कहा 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास में फॉर्मूला क्या आ जाएगा? AbO3 आ जाएगा, है ना। कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी, हम आराम से बता देंगे। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस ना बड़े आसान होते हैं, कुछ होता नहीं है हम लोग क्वेश्चंस में। एक और आसान सा क्वेश्चन लिख लेते हैं। टाइटेनियम crystallize in FCC it reacts with hydrogen and carbon atom interstitially by allowing them to occupy holes in host lattice. Hydrogen occupy tetrahedral void and carbon occupy octahedral void, then find formula of titanium carbide and टाइटेनियम हाइड्राइड। मतलब क्वेश्चन अलग अलग है, ये 2 क्वेश्चन है मेरे। मतलब कार्बन के साथ में वो अलग कंपाउंड बनाएगा और हाइड्रोजन के साथ में अलग कंपाउंड बनाएगा। तो मैंने कहा वो मैंने आपसे पूछे कि भाई हमारे लिए क्या क्या रहे। अलग अलग बताने हैं आपको, जो है एक ही नहीं बताना है मुझे। मतलब मुझे अलग अलग जानना है कि टाइटेनियम कार्बाइड TiC बनेगा और टाइटेनियम हाइड्राइड आपके हिसाब से जो है वो TiH2 बनेगा। ठीक है, तो टाइटेनियम तो FCC में है, तो मैंने टाइटेनियम का नंबर हो गया 4। उसने कहा कि भाई हमारे पास में जो हाइड्रोजन है दैट ऑक्यूपाई ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो मैंने कहा वो 8 होते हैं।
तो भाई ठीक है, मैं अगर फॉर्मूला लिखूंगा तो Ti4H8 आएगा। तो मैंने कहा मैं अगर यहाँ से चाहूंगा तो मैं कह पाऊंगा भाई हमारे पास में क्या TiH2 मिल गया। मैंने कहा टाइटेनियम FCC में तो 4 ही रहेगा, और मैंने कहा कार्बन वो कह रहा है कि ऑक्टाइडल वर्ड, मैंने कहा वो भी 4 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं भाई फॉर्मूला Ti4C4, या मैंने कहा मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा तो उसका फॉर्मूला सिंपल TiC आ जाएगा। तो बहुत आसान बात थी जो है हम यहाँ से बता पाए। चलो अगला एक बहुत आसान सा क्वेश्चन और लिख लेता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर ये कि कोऑर्डिनेशन नंबर of cations and anions in a solid are actioned by then find formula of solid। मैंने आपसे कहा भाई कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर x और एनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर y है, तो मुझे जानना है कि भाई जो भी हमारे पास में सॉलिड होगा वो मैंने कहा कहाँ पे रहेगा। मैंने कहा वो आप मुझे बता दोगे, ऐसी कोई बात नहीं होगी। मतलब कैटायन एनायन को आप ए और बी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने चलो कैटायन को ए ले लो, एनायन को बी ले लो, है ना, सी और ए ले लो, फिर उससे फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो आप जानते ही। तो मैंने कहा ये आ जाएगा हमारे पास में A/BX आ जाएगा। ये बात समझ लो, कोऑर्डिनेशन नंबर में उल्टा चलता है। मैंने ए और बी की जो बात हो रही है कि ए का कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो x के बराबर है और बी का कोऑर्डिनेशन नंबर y के बराबर, तो नंबर्स में उल्टा चलता है। तो मैंने कहा जैसे हमारे पास कोई कैटायन ए है तो इसके सराउंडिंग में जो होंगे वो बी के एटम होंगे, तो ए का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो बेसिकली किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, बी के नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट करेगा। इसलिए मैंने कहा ए का कोऑर्डिनेशन नंबर अगर x है तो बी के नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, x हो जाएंगे। और ऐसे मैंने कहा बी के सराउंडिंग में ए होगा, तो हमें कह सकते हैं बी का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो ए के नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसलिए उल्टा होगा यहाँ पे, ठीक है ना, उल्टा लिख दिया जाता है। सिंपल ऐसे देख लो, उल्टा कर देते हैं, जो कोऑर्डिनेशन नंबर उसका जस्ट उल्टे नंबर लिख देते हैं, तो वो एक्स और बाई ए और बी के हो जाते हैं। उस हिसाब से हम बता देते हैं हमारे लिए क्या रहेगा। नेक्स्ट हम लिखते हैं लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो अगर आपके पास में एनसीईआरटी हो तो उसमें एनसीईआरटी में ये डायग्राम दे रखे हैं, उन्होंने दिखाया हुआ है कि कहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड मार्क होता है और कहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड मार्क होता है। मैंने कहा एनसीईआरटी में आप देखोगे ये आपको लिखा हुआ दिख जाएगा, ठीक है। तो मैंने कहा आप चाहो तो एक बार एनसीईआरटी में देख सकते हो कि भाई कहाँ कहाँ पे उसने ऑक्टाहेड्रल वर्ड और टेट्राहेड्रल वर्ड को मार्क कर रखा है। पूरा एक पैराग्राफ दिया है जिसमें सारी कहानी लिखी है। मैं तो बस आपको देखो ये समझा सकता हूँ, इतनी सी कहानी मैंने कहा मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे तो आपको ये एक पैरा लिखा हुआ मिल जाएगा वहां पे। आप उसमें देख लेना, हो सकता है यहाँ पे इतना क्लियर ना हो। तो मैंने ये पैरा बना हुआ आपको दिख जाएगा जिसमें उसने बता रखा है कि टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ पे पाया जाता है और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ पे पाया जाता है। तो मैंने कहा हमारे पास में तो जो टेट्राहेड्रल वॉइड है, तो मैंने जैसे बड़ा क्यूब इसमें है, हम इस बड़े क्यूब को क्या छोटे 8 क्यूब में डिवाइड कर लेते हैं। और मैंने जब हमने इस बड़े क्यूब को छोटे 8 क्यूब में डिवाइड कर लिया तो इस क्यूब का जो सेंटर मिलेगा, मैंने जो छोटा क्यूब होगा उसका जो सेंटर होगा आप कह सकते हैं वो सेंटर किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, टेट्राहेड्रल वॉइड को रिप्रेजेंट करेगा। तो वही मैंने लिखा हुआ है कि टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट एट सेंटर ऑफ ईच स्मॉल क्यूब।
मैंने कहा जो भी हमारे पास 8 स्मॉल क्यूब बनेंगे भाई, तो हर क्यूब का मैंने कहा जो सेंटर होगा वो किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, टेट्राहेड्रल वॉइड को रिप्रेजेंट करेगा। ये पढ़ने में तो आ रहा है ना कि मैं दोबारा लिख दूं इस बात को अलग से। ये जो मैंने लिखा हुआ है कि टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंटेड सेंटर ऑफ ईच 8 स्मॉल क्यूब, ये पढ़ने में आ रहा है ना, क्लियर है ना? हाँ ठीक है, तो कोई बात नहीं है। तो मैंने कहा ये हर अब छोटे क्यूब में बनेगा। अगर हम वैसे चेक करें तो हम ये कह सकते हैं भाई, जैसे इस स्ट्रक्चर को आप देखो, तो इसमें क्या है, मतलब मैंने ये वाला जो क्यूब है यहाँ पे जो दिख रहा है इसको अलग बना रखा है। तो हम ये कह सकते हैं भाई यहाँ पे जो मैंने ब्लैक से दिखाया हुआ ये कॉर्नर एटम है, और बाकी जो ग्रीन से दिखा रखे हैं वो आपको फेस एटम मिलेंगे। तो मैंने कहा ये 3 ग्रीन वाले फेस एटम है। तो वही लिखा हुआ है कि टेट्राहेड्रल वर्ड को बनने में एक कॉर्नर एटम का यूज होता है और 3 फेस एटम का यूज होता है, ठीक है ना। उनके कॉम्बिनेशन आप कह सकते हैं भाई टेट्राहेड्रल वर्ड बनता है। और बाकी मैंने कहा अगर मुझे टेट्राहेड्रल वर्ड बनाना है तो उसका तरीका ये होता है कि हम एक क्यूब लें और उस क्यूब के क्या अल्टरनेट कॉर्नर पे, मतलब एक कॉर्नर पे रखें फिर एक को छोड़ दें, फिर एक को रखें फिर एक को छोड़ दें, तो टोटल 8 कॉर्नर होते हैं। 8 में से हम क्या करेंगे, 4 कॉर्नर पे मतलब एटम रख देंगे। उन 4 कॉर्नर पे एटम को रख के उनको एक सेंटर से ज्वाइन कर दें, तो मैंने कहा वहां से जो बनता है वो टेट्राहेड्रल वर्ड बनता है। तो वो लिखा हुआ है द सेंटर फॉर्म्ड बाय प्लेसिंग 4 एटम्स एट अल्टरनेट कॉर्नर, ठीक है ना, इज नॉन एज टेट्राहेड्रल वर्ड, उसे टेट्राहेड्रल वर्ड कहते हैं। आपको सोचो, जो मतलब समझने वाली बात है वो ये है कि मैंने कहा टेट्राहेड्रल वर्ड जो है भाई, मैंने आपसे कहा था कि वो हर छोटे क्यूब के सेंटर में पाए जाएंगे। तो मैं अगर एक बॉडी डायगोनल को ध्यान में लाऊं तो आप क्या देख सकते हो, एक बॉडी डायगोनल जो पास करेगा, अपने रूम में बैठ के इमेजिन करना है आपको इस चीज को, तो एक जो बॉडी डायगोनल पास करेगा वो 2 छोटे स्मॉल क्यूब से निकल के जाएगा, और मैंने कहा 2 छोटे स्मॉल क्यूब से निकल के जाएगा, तो हर बॉडी डायगोनल पे क्या आएंगे, 2 टेट्राहेड्रल वर्ड दिखेंगे। तो वही मैंने यहाँ पॉइंट में नोट किया है, on each body diagonal there are 2 tetrahedral voids। मैंने कहा 2 tetrahedral void मुझे नजर आते हैं, ठीक है। तो ये टेट्राहेड्रल void की पोजीशन होती है कि भाई हर छोटे क्यूब के सेंटर पे टेट्राहेड्रल void दिखता है, या मैंने कहा कि भाई हर बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल void होते हैं। बॉडी में 4 बॉडी डायगोनल होते हैं, इसलिए मैंने कहा टेट्राहेड्रल void कितने होंगे मेरे पास में, 8 हो जाएंगे। तो मैंने कहते बस भाई हम कहते हैं भाई हमारे लिए 8 टेट्राहेड्रल void मिलेंगे। मैंने कहा ऑक्टाहेड्रल void क्या होता है, तो मैंने कहा देखो ऑक्टाहेड्रल वॉइड की वैसे पोजीशन तो यहाँ बता रखी है उसने कि भाई हमारे पास में ऑक्टाहेड्रल वॉइड किस तरीके से बना होता है। मैं आपको बहुत सिंपल सी बात बता देता हूँ भाई, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो उसने बना के दिखाया है कि हमने इस तरीके से 6 एटम को जोड़ रखा है भाई, ये उसने स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन बना के दिया है, और मैंने कहा इन 6 एटम के जोड़ने से एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन के तैयार हुआ है। मेन बात जो है आपके लिए वो ये है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड is present at body center and all एज सेंटर्स। मैंने कहा जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, मैं ये कहूंगा भाई एक तो जितने भी मतलब जो बॉडी सेंटर है उस पर प्रेजेंट होगा, और दूसरा मैं कहूंगा कि भाई वो कहाँ प्रेजेंट होगा, जो एज के जितने भी सेंटर होंगे उन सब पर प्रेजेंट होगा। इसलिए मैं अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड के नंबर की बात करूं एफसीसी में, तो मैंने कहा नो डाउट उसमें आप जानते हैं भाई एक हमारे पास बॉडी सेंटर होता है, 12 एज होती है, उसका कंट्रीब्यूशन 1/4 होता है। तो हम देख सकते हैं भाई ऑक्टाहेड्रल नंबर वर्ड के नंबर कितने होंगे, 4 आ जाएंगे। और वही हमने पढ़ा भी है कि एफसीसी में ऑक्टाहेड्रल वर्ड जो होता है वो हमारे पास में 4 हुआ करते हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं भाई हमारे लिए ये सिंपल कहानी हम बता देंगे। तो देखो ये 2 बातें याद रखें, टेट्राहेड्रल वर्ड कहाँ पे प्रेजेंट होता है और ऑक्टाहेड्रल वर्ड कहाँ प्रेजेंट होता है। तो मैंने कहा इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। आप मुझे एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन बताओगे, छोटा सा क्वेश्चन मेरा आप लोगों से ये है कि डिस्टेंस बिटवीन ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड टेट्राहेड्रल वॉइड इज। मैंने हमने एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड ले लिया और एक टेट्राहेड्रल वॉइड ले लिया, तो हम जानना चाहते हैं कि भाई उनके बीच में डिस्टेंस कितनी होगी। तो वो मैंने कहा √3a/2 के बराबर होगी, √3a/4 के बराबर होगी, √3a/8 के बराबर होगी, या √3a के बराबर होगी। ठीक है, मैंने कहा मुझे ये जानना है कि भाई हमारे पास में जो भी ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे उनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। आपका आंसर है बी, √3a/4, बिल्कुल सही है।
आप देखो, मैंने इस चीज को इमेजिन करो, मैं इसको अब यहाँ पे डायग्राम में नहीं दिखा पाऊंगा। मैंने कहा इमेजिन करने वाली बात मेरी ये है कि हम जानते हैं भाई हमारे पास में जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है बॉडी के सेंटर पे होता है, और जो टेट्राहेड्रल वॉइड है जो छोटा क्यूब बनाया था उसके सेंटर पे होता है। तो अगर मैंने कहा उन दोनों के बीच की डिस्टेंस की बात की जा रही है, तो आप खुद देख लो कि भाई हमारे पास में पूरा बॉडी डायगोनल जो होता है वो a√3 का होता है। तो पहले तो हम ये कहेंगे भाई एक बॉडी सेंटर से लेके कॉर्नर तक का जो डिस्टेंस होगा वो √3/2 हो जाएगा। भाई मैंने कहा वो तो बॉडी सेंटर से लेके कॉर्नर तक का डिस्टेंस हो गया। और मुझे जो पूछा जा रहा है उसमें क्या पूछा जा रहा है कि हमने जो बॉडी सेंटर ले रखा है और जो छोटे वाले क्यूब है उसका सेंटर है, तो हम कह सकते हैं भाई और आधी डिस्टेंस हो जाएगी वो। तो इसलिए उन दोनों के बीच का गैप कितना होगा, √3/4 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैंने कहा हमें लोकेशन मालूम है तो ये काम भी हो जाएगा। ऐसे ही मेरा आपसे कहना था कि भाई एक कंपाउंड में m कोई एक एलिमेंट है जो ऑक्टाहेड्रल वर्ड को ऑक्युपाई करेगा, n एक एलिमेंट है मैंने कहा जो टेट्राहेड्रल वर्ड को ऑक्युपाई करेगा, और मैं आपसे कहता कि ऑल एटम्स lie on one body diagonal plane are removed then find formula of solid। ठीक, मैंने कहा कि भाई ये बात हम जानते हैं कि भाई हमारे पास में जो भी डायगोनल प्लेन होता है वो किस किस को कंटेन करता है, और हम ये भी जानते हैं भाई हमारे पास में जो भी एटम्स है वो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है। हमें तो सारी कहानी मालूम है। क्या तो मैंने कहा अगर हमें सारी कहानी मालूम है तो हम सॉल्व कर लेंगे, ऐसी कोई बात तो है ही नहीं है। M5N8, ठीक है भाई, बिल्कुल सही है। देखो मैंने कहा ये बात तो हम जानते हैं कि M जो है वो ऑक्टाहेड्रल वर्ड को ऑक्युपाई करेगा। मैंने कहा ऑक्टाहेड्रल वर्ड को ऑक्युपाई करेगा, इसका मतलब बॉडी सेंटर पे पाया जाएगा प्लस जो भी एज सेंटर है उन पे पाया जाएगा, यही तो कहानी थी। N मैंने कहा टेट्राहेड्रल वर्ड में, मतलब टेट्राहेड्रल वर्ड में तो हम जानते हैं भाई हमारे पास में दो जो है वर्ड होंगे, 2 वर्ड्स ऑन ईच बॉडी डायगोनल। मैंने हर बॉडी डायगोनल पे हमने देखा था कि भाई 2 वर्ड आ जाते हैं। अब बात आती है भाई जब हमने एक डायगोनल प्लेन लिया, तो मैंने कल ही बताया था कि डायगोनल प्लेन बॉडी को कंटेन करेगा, बॉडी सेंटर तो खत्म ही हो जाएगा। मैंने आपको बताया था डायगोनल प्लेन 2 अपोजिट एज से पास करता है, तो जो हमारे पास में पहले 12 एज थी वो सिर्फ 10 ही रह जाएंगी। तो मैंने कहा उनका कंट्रीब्यूशन हमारे पास में 5/2 आ जाएगा। मैंने कहा हमें मालूम है जो बॉडी डायगोनल प्लेन होगा वो 2 बॉडी डायगोनल को कंटेन करेगा। तो आप ये कह सकते हैं अगर 2 बॉडी डायगोनल को कंटेन करेगा तो 4 एटम कम हो जाएंगे भाई, तो सिर्फ 4 पे ही रह जाएंगे। तो अब हम क्या पाएंगे भाई, हमारे पास में फॉर्मूला क्या आ जाएगा, M5/2N4, या मैंने कहा अगर मैं उस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमारे लिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा, M5N। ठीक, तो हमें अगर मान लो ये मालूम होता है कि भाई हमारे पास में जो भी कहानी है, मैंने कहा कहानी क्या है हमारे पास में कि मतलब कहाँ पे प्रेजेंट है कहाँ नहीं है, तो हम बता देते हैं। ठीक है भाई, चलिए, तो ये कहानी मैंने कहा हमारी वॉइड से रिलेटेड थी कि भाई वॉइड्स क्या है ये हमने समझ लिया, उससे रिलेटेड मैंने कहा कहानी देख ली। अगला हम डिस्कशन करेंगे रिगार्डिंग अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। तो हम सभी ने हम जो है पढ़ा हुआ है कि भाई हमारे पास में 3 टाइप के अरेंजमेंट होते हैं, है ना, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल। तो मैंने कहा मेनली हम जो उसी अरेंजमेंट की बात करने जा रहे हैं कि भाई हमारे पास में 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट अगर हैं तो हम उन्हें किस तरीके से जो है वो बता पाएंगे, उनसे रिलेटेड कहानी किस तरीके से एक्सप्लेन कर पाएंगे। मैंने बस ये कहानी जो है वो, ठीक है, बतानी हमें जो है, तो देख लेते हैं।
तो मैं अगर अरेंजमेंट की बात करूं कि भाई हमारे पास जो एटम्स का अरेंजमेंट है वो कैसा होगा, तो मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि मैंने कहा हमारे पास में एक वन डायमेंशनल अरेंजमेंट है। मैंने कहा तीन ही टाइप के हैं भाई, 1D 2D 3D है भाई। वन डायमेंशनल अरेंजमेंट है। और मैंने कहा अगर वन डायमेंशनल अरेंजमेंट है हमारे पास में, तो मैं पहली बात तो आपसे ये कहूंगा कि ये हमारे लिए एक यूनी लेयर अरेंजमेंट है। अगर आपके सामने एनसीईआरटी बुक है तो देख लो, उसमें उसमें वन डायमेंशनल अरेंजमेंट करके दिखाया हुआ है। और मैंने कहा उसमें देखो कि वो यूनी लेयर है। और मैंने कहा उसमें बहुत सिंपल होता है, देखो कुछ करना नहीं है। करना क्या है, मतलब मैंने कहा सिंपल इस तरह से आप बॉल ले लो घर पे और एक लाइन में इस तरह से बॉल रख दो आप, ठीक है ना। तो मैंने कहा भाई हमारे पास में तो मतलब हमारे लिए क्या होगा कि भाई इस केस में हम जानना चाहते हैं भाई अरेंजमेंट क्या है, 1D हो जाएगा भाई, एक ही डायरेक्शन में रखे हुए हैं। और अगर मैंने कहा कि भाई अगर ऐसी बात है तो ये आ जाएगा वन डायमेंशनल अरेंजमेंट। अच्छा मुझे बस एक बात बताओ कि अगर मैं यहाँ कोई भी एक एटम कंसिडर कर लूँ तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, क्या सभी समझ पा रहे हैं? मैंने 2 है भाई, आप जानते हैं भाई कोई भी आप एक एटम ले लो वो 2 एटम के कांटेक्ट में रहेगा। और अगर मैंने कहा 2 एटम के कांटेक्ट में रहेगा तो हम सब जानते हैं भाई वो हमारे लिए क्या है, एक ठीक है कोऑर्डिनेशन नंबर 2 का स्ट्रक्चर आ जाएगा। दूसरी बात आती है हमारे लिए 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट की। अगर एनसीईआरटी सामने है तो उसे खोल के रख लो, ठीक है ना, ताकि ये 3D वाली चीजें हैं तो उसमें फिगर बने हुए दिख जाएंगे आपको। मैंने तो जो 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है वो भी यूनिलेयर ही होता है। 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट भी यूनिलेयर है, मतलब इसमें सिंपल क्या है, हमारे पास 2 अरेंजमेंट होते हैं। मैंने एक तो हमारे पास में 2D स्क्वायर अरेंजमेंट होता है। और मैंने कहा अगर मैं 2D स्क्वायर अरेंजमेंट की बात करूं तो आप ये कह सकते हो, देखो किताब में देखोगे तो आपको 2D स्क्वायर अरेंजमेंट उसने करके दिखाया हुआ है। उसने क्या किया कि भाई इस तरीके से हम कह सकते हैं, एक लेयर लगाई थी आपने, एक लेयर आप ऐसी और लगा दो एग्जैक्टली। मैंने कहा बिल्कुल वैसी लेयर जैसे लगाई थी ऐसी एक लेयर और लगा दो। और मैंने कहा ये लेयर ऐसी लगाते रहो आप बैठ के, ठीक है। इस टाइप से मैंने कहा डिफरेंट लेयर्स को हम लगा दें। तो अगर हमने एक लेयर को ए कहा तो सभी ए ही कहे जाएंगे, क्योंकि भाई सभी एक ही टाइप के लेयर है। तो मैंने कहा इस केस में हम ये कह सकते हैं हमारे पास में अगर हम इन एटम्स को ऑब्जर्व करेंगे तो ये अरेंजमेंट हमारे लिए कैसा है, एक स्क्वायर मिलेगा। और 2 ही लेयर है, मतलब 2D में ही तो बनी है, तो इसलिए मैंने कहा ये 2D स्क्वायर अरेंजमेंट बनेगा। हाँ मैं अगर चाहूँ तो उसको ऐसे कह देता हूँ भाई सारे ही लेयर मेरे लिए ए है, इसलिए मैंने कहा ए टाइप 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट। मैंने कहा सारे लेयर मेरे लिए ए थे, इसीलिए मैंने इसे ए टाइप 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट का नाम दे दिया। मुझे बताया जब इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा और इसका पैकिंग फ्रैक्शन कितना होगा। और पैकिंग फ्रैक्शन हम आज कैलकुलेट नहीं करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा भाई। मैंने कोई भी एक एटम पकड़ लो, आप देख लो 4 एटम को टच करता हुआ दिखेगा, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा। पैकिंग फ्रैक्शन याद करो, क्या हमने ऐसी 2D स्क्वायर यूनिट सेल सॉल्व की थी? बिल्कुल की, अगर आपको याद आ जाए तो। और हमने वहां देखा था कि इसका पैकिंग फ्रैक्शन π/4 आएगा या 78.5% आएगा, बिल्कुल ठीक है ना, हम आराम से बता देते हैं। मैंने अगर मैं ऐसे अरेंजमेंट में पार्टिकल टू वर्ड रेशियो चेक करूंगा तो आप ये देख रहे हैं भाई एक यूनिट सेल में आप देखोगे तो हर एटम का 1/4 कंट्रीब्यूशन है, तो उससे मिला के एक एटम बनेगा। और यूनिट सेल के अंदर एक वर्ड आपको दिख रहा होगा जो कि ये रखा हुआ है, तो मैंने कहा पार्टिकल टू वर्ड रेशियो हम कह सकते हैं हमारे लिए क्या होगा 1:1। मतलब अगर हम ऐसा अरेंजमेंट बनाए घर पे, मतलब ऐसे बॉल्स को रखें, तो मैंने अगर मान लो मैंने 100 बॉल रखी है तो आप कह सकते हो उनके बीच में, ठीक है, 100 खाली जगह ऐसी दिखेंगी जहां से आपको बॉटम सरफेस नजर आएगा, 100 खाली जगह आपको ऐसी दिख जाएगी, ठीक है। तो ये मैंने कहा 2 डायमेंशनल स्क्वायर अरेंजमेंट का एग्जांपल है कि 2 डायमेंशनल स्क्वायर अरेंजमेंट ये रहेगा। दूसरा जो हमारे पास में अरेंजमेंट हमने सुना है वो 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल है। मैंने कहा 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल अरेंजमेंट है। मैंने देखो 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल अरेंजमेंट की बात करूं तो मैंने कहा एनसीईआरटी में आपको दिख रहा होगा वैसे तो, देखो भाई उसी में मैंने कहा आप ज्यादा बढ़िया देख भी पाओगे।
इसमें आप जानते हो अरेंजमेंट के लिए क्या रूल बनाया गया था? रूल ये बनाया गया कि मैंने मान लो इस टाइप का एक अरेंजमेंट लिया, हमने कहा अगली लेयर जो रखनी है वो यहाँ रखनी है, इन दोनों के डिप्रेशन पे रखनी है। ठीक है, मैंने कहा अगली लेयर हमने इस टाइप से रख दी। फिर मैंने कहा अगली लेयर फिर आप कह सकते हैं भाई जो एटम्स का डिप्रेशन दिख रहा है इन पे रखनी है, इस टाइप से चलेगी। फिर अगली लेयर इन एटम्स के डिप्रेशन पे रखनी है, मतलब यही कहानी आप कह सकते हैं आगे कंटिन्यू रहेगी। तो मैंने कहा इस बार मैंने अगर इस लेयर को ए कहा तो इसे बी कहना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ये अलग लेयर अरेंजमेंट बन गया। फिर देखोगे ये वाला पहले वाले से मैच कर जाएगा, फिर ये वाला दूसरी वाली से, तो मैंने कहा ये सब ए बी चलेगा। बाकी रही बात कि भाई ये हेक्सागन बनेगा कि नहीं, तो मैंने कहा बिल्कुल बनेगा। अगर मैं इन एटम्स के सेंटर को ज्वाइन कर दूं तो देखो एक हेक्सागोनल 2D अरेंजमेंट बन गया हमारे पास में। तो मैंने यही कहा था कि भाई हमारे लिए क्या है, ये हेक्सागोनल 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट है। या मैं कह दूंगा भाई ये हमारे लिए क्या होगा, ए बी टाइप 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट। ठीक है, मैंने कहा ये ए बी टाइप का 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट पढ़ा जाएगा। बताओ भाई कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, पैकिंग फ्रैक्शन कितना होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर 6। भाई आप देख लो किसी भी एटम को पकड़ लो, 6 एटम के कॉन्टेक्ट में आ रहा होगा। और पैकिंग फ्रैक्शन याद करो, पैकिंग फ्रैक्शन मैंने कहा अगर हम याद करेंगे तो हमें याद आ जाएगा, मैंने ये भी सॉल्व कराया हुआ था और मैंने कहा वो कितना आ जाएगा, 90.64% आ जाएगा। चल जाएगा इतना, कोई इसमें दिक्कत नहीं। हाँ भाई, पता नहीं अब क्या हो गया, लाइट जा रही है, ये नेट बंद हो जा रहा है बार बार, फिर कनेक्ट हो जा रहा है अपने आप ही। बड़ी तकलीफों वाली जिंदगी है ये, मान लो तुम। चलो ठीक है, तो मैंने कहा ये बात समझ में आ गई हमें, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा और पैकिंग फ्रैक्शन मैंने कहा 90% है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने एक काम करते हैं, पार्टिकल टू वॉइड रेशियो और चेक कर लेते हैं। और मैंने कहा अगर हम पार्टिकल टू वॉइड रेशियो की बात करेंगे तो जैसे मैंने कहा इसमें हम देख सकते हैं भाई, मैंने पहले भी कैलकुलेट किया था 3 पार्टिकल आएंगे। और मैंने कहा वॉइड गिन लो इस वाले में कितने हैं, तो मैंने कहा अगर आप वॉइड गिनोगे यहाँ पे कितने हैं, तो आप देखो ये हमारे पास में इतने छोटे छोटे से हैं, एक ये है, एक ये है ना, 3 4 5, मतलब टोटल गिनोगे तो 6 वॉइड आ जाएंगे आपके पास में। तो मैंने कहा हम ये कह सकते हैं पार्टिकल टू वॉइड रेशियो क्या है, 1:2 आ जाए। इसका मीनिंग है कि मैं अगर आपसे कहता कि भाई 100 बॉल आप इस तरीके से अरेंज कर लो, और मैंने कहा 100 बॉल अगर आपने, तो हम अगर अरेंज कर लें तो हम ये कह सकते हैं कि भाई उस कंडीशन में क्या होगा, हमारे पास 200 खाली जगह ऐसी होंगी कि भाई उनमें से आपको खाली जगह मतलब स्पेस दिखेगा, है ना? घर पे अगर ये काम किया जाए तो ये मिलेगा। अच्छा, हम ये जरूर कह सकते हैं कि अगर मुझे सेकंड वाला ये 2D हेक्सागोनल अरेंजमेंट अगर बनाना भी है तो इसे बनाने के लिए ना मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। क्यों नहीं करनी पड़ेगी, ये मोस्ट एफिशिएंट पैकिंग है। तो अगर मान लो जैसे एक प्लेट में आप मतलब मार्बल्स ले लो, कंचे जो होते हैं उन्हें ले लो आप, और मैंने कहा एक प्लेट में आप कंचों को लेके और सिंपल प्लेट को आप हिला दो, तो आप देखो ये सारे के सारे ना क्या होगा, अपने आप ऑटोमेटिकली इसी अरेंजमेंट को बनाएंगे। आप गौर करना, अगर ये काम आपने कभी किया हो अपनी जिंदगी में आज तक, तो आप गौर करना कि ये अपने आप ऑटोमेटिकली क्या करेंगे, यही सेम अरेंजमेंट बना दें, क्योंकि इसकी इफिशियंसी ज्यादा है। भाई दुनिया की कोई भी चीज मतलब कोई भी सॉलिड हमेशा मोर इफिशिएंट पैकिंग बनाना चाहता है, कि जितनी ज्यादा इफिशिएंट पैकिंग रहेगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी रहती है।
इसलिए काम अपने आप हो जाएगा। आपको ऐसा नहीं कि बैठ के एक एक कंचा रखना है और एक एक कंचा रख के आपको जो है मतलब उनको अरेंज करना, नहीं। हाँ, स्क्वायर वाला नहीं बनेगा अपने आप, स्क्वायर वाला आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। स्क्वायर वाले के लिए आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके स्क्वायर वाला बन सकता है। तो कोई बात नहीं है। कंचे खेले हो बचपन में? नहीं खेले? तुम लोग कहाँ खेले हो, तुम लोग तो शहर वाले बच्चे हो भाई। खेले हैं, क्या बात है, वाह। अब आजकल तो बंद हो गया, आजकल तो गांव में भी नहीं है। मैं भी गांव में गया था घर पे जो है, तो वैसे बड़ा डिस्कस चल रहा था, तो गांव में कोई नहीं खेलता है, जो कि बचपन में मतलब अलग अलग गेम हुआ करते थे। अब क्या, वो मोबाइल आ गया है, सारे गेम मोबाइल में ही है, ये भी गेम मोबाइल में, वो भी मोबाइल में, सबको मोबाइल ही चाहिए अब तो। वही ना। और हमारे टाइम पे, आपके टाइम पे भी, आप तो मुझसे थोड़ा बहुत छोटे, तो एक आध साल ज्यादा छोटे तो होने आपको मुझसे हुई। तो मैंने कहा मतलब जो है, आप कह सकते हैं भाई हमारे लिए क्या होगा कि वही, अब नए नए गेम आ गए हैं, पुराने गेम वो सब खत्म हो गए, पहले जो सिंपल गेम होते थे जो है वो खत्म हो गए। अब बताओ, देखो ये शहर के बच्चे, इन्होंने कंचे नहीं खेले, बताओ। हैं? कोई बात नहीं है, चलो ठीक है। इसलिए मानो गांव वालों के साथ ये बड़ा फायदा होता है, अगर बचपन गांव में गुजरा हो तो आप हर टाइप का एक्सपीरियंस ले लेते हो, और कोई दिक्कत नहीं है, बचपन गांव में गुजार लो, बड़ा बढ़िया रहता है। और वैसे भी गांव का आदमी ना बड़ा रफ एंड टफ होता है। शहर वालों को तुरंत ठंडी लग जाती है, तुरंत सर्दी लग जाती है, तुरंत कुछ हो जाता है, लेकिन सब करेंगे तब भी। और वहाँ गांव का आदमी तुम देख लो, ऐसे ही घूमता रहता है, खेतों में बेचारा काम करता है, इतनी ठंड में सोचो, इतनी ठंड में उसे पानी लगाना है खेतों में, कितना टफ काम होगा। तुमसे कह दिया पानी से हाथ धुल लो, तो धुलते नहीं, नहाते हो कि नहीं इसमें भी आजकल? नहाना भी बंद कर दिए होगे तुम लोगों ने, मुझे मालूम है। चलो देखो, 3D अरेंजमेंट और देख लेते हैं हम लोग। नहीं, सही बात है, ये गांव के आदमी की इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है, शहर के आदमी की इम्यूनिटी बॉडी खराब होती है। एक तो पता है, खाना पीना बहुत बेकार होता है शहर के आदमी का। और हम ही लोग रोज बाहर का खाते हैं, रोज इधर उधर खाते हैं, तो क्या ही उससे इम्यूनिटी डेवलप होगी। चलो देखो, मैंने कहा 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट चेक कर लेते हैं। अगर हम 3D अरेंजमेंट की बात करेंगे, तो आपको मालूम है 3D एक मल्टी लेयर अरेंजमेंट होता है। एनसीईआरटी खुली है ना सामने, तो मैंने कहा आप जानते हो उसमें 2 तरीके होते हैं। मैंने कहा देखो, हमने जो 2D स्क्वायर पैकिंग बनाई थी, है ना, जो 2D स्क्वायर अरेंजमेंट हमने बनाया था, हम उसमें क्या करते हैं, ऊपर से एक लेयर और रख देते हैं। तो मैंने कहा ऊपर से एक लेयर और रख दी जाती है। और मैंने कहा जब ऊपर से एक लेयर और रख देते हैं, तो हमने देखा कि भाई वहां से जो अरेंजमेंट बनता है वो हमारे लिए सिंपल क्यूबिक बन जाता है। ठीक है? मैंने कहा वहां से जो अरेंजमेंट बनता है वो सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट बन जाता है। मैंने कहा मैं इसे यहाँ बना तो नहीं पाऊंगा, लेकिन आप देखोगे तो एनसीईआरटी में आपको ये डायग्राम दिख जरूर जाएगा। क्या सभी लोग एनसीईआरटी में देख पा रहे हैं भाई? मैंने कहा अगर आप इस डायग्राम को गौर करोगे, तो मैंने कहा ये डायग्राम दिख तो आपको जरूर जाएगा। एक आध तो बिना एनसीईआरटी के ही बैठा होगा, कोई नहीं, खैर मतलब। देखो ये डायग्राम दिख रहा होगा आपको एनसीईआरटी में, है ना, ये डायग्राम आपको नजर आ रहा होगा। तो मैंने कहा ये था कि हमारे पास एक 2D स्क्वायर पैकिंग थी, हमने ऊपर से और बॉल्स रख दी तो 3D पैकिंग बन गई। तो आप ये कह सकते हैं भाई इसमें सभी जो अरेंजमेंट है वो सभी ए ही तो है हमारे लिए। तो मैंने कहा इसीलिए हम कह देंगे भाई ये हमारे लिए क्या होगा, सभी लेयर ए ही पढ़ी जाएंगी, किसी भी तरह से हम देखेंगे। तो मैंने कहा ये हमारे लिए सिंपल ए अरेंजमेंट पढ़ा जाएगा, ठीक है। बाकी मैंने कहा वो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बनती है, एससीसी बनता है। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर पूछा जाए, तो हम सभी जानते हैं भाई एससीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर हम पढ़ चुके हैं, 6 के बराबर होता है।
मैंने कहा मैं अगर आपसे पैकिंग फ्रैक्शन पूछ लेता तो मैंने कहा वो भी हमें मालूम है कि वो 52.4% के बराबर। ये सारी चीजें मैंने कहा हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, कोई ऐसी बात नहीं कि हम कैलकुलेट नहीं कर चुके हैं। मैंने तो एक तो हमने कहा भाई 3D ऐसे बन जाता है, दूसरा 3D बनाने का तरीका होता है कि हमने कहा जो 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल अरेंजमेंट हमने बनाया था, हम उस 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल अरेंजमेंट पे भाई एक लेयर और रख देते हैं भाई। तो मैंने कहा जब हम ये काम करते हैं तो एनसीईआरटी में आपको डायग्राम दिखेगा, आप गौर से देखोगे तो दिखेगा वॉइड्स की मतलब बात की है उस डायग्राम में, ये वाला डायग्राम दिखेगा आपको एनसीईआरटी में, ये डायग्राम दिखेगा आपको। तो मैंने इस डायग्राम को आप देख रहे होगे तो इसमें आप देखोगे भाई हमारे पास 2 टाइप के वॉइड आपको दिखेंगे। मैंने कहा 2 टाइप के वर्ड हमें जो नजर आएंगे उनमें से कुछ ऑक्टाहेड्रल होंगे जो कि ओ से रिप्रेजेंट किए गए, और मैंने कहा कुछ टेट्राहेड्रल होंगे जो कि टी से रिप्रेजेंट किए गए। तो देखो आप कहानी बस इतनी होती है कि हमें जब इसमें सेकंड लेयर हमने रखी तो यहाँ 2 तरह के वर्ड जनरेट हो गए, कुछ ऑक्टाहेड्रल वर्ड जनरेट हो गए और कुछ टेट्राहेड्रल वर्ड जनरेट हो गए। तो जब हमें आप कह सकते हैं थर्ड लेयर रखनी है तो मैंने कहा जब इसके ऊपर एक और लेयर रखेंगे तो या तो इस टेट्राहेड्रल वर्ड को कवर करेंगे हम उस लेयर में, यानी इससे कवर करेंगे, या हम कह सकते हैं भाई लेयर रखने में इस ऑक्टाहेड्रल वर्ड को कवर करेंगे, कोई एक वर्ड तो हमें कवर करना ही पड़ेगा। तो उसके हिसाब से नए अलग अलग अरेंजमेंट बन जाते हैं। तो पहले मैं इस बात को नोट कर देता हूं, वो ये कि व्हेन वी प्लेस सेकंड लेयर above 2D hexagonal arrangement, then we get 2 new voids, ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल। मैंने कहा 2 नए वर्ड बन गए जिसमें से एक ऑक्टाहेड्रल और एक टेट्राहेड्रल वर्ड कहलाए। अब इनके ऊपर मुझे तीसरी लेयर रखनी है, मैंने कहा इसलिए मैं कहूंगा कि थर्ड लेयर कैन बी अरेंज्ड either by covering octahedral void और टेट्राहेड्रल वॉइड। मैंने कहा थर्ड लेयर में या तो मैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड कवर कर सकता हूं या मैं टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर कर सकता हूं। अगर मैंने टेट्राहेड्रल वॉइड कवर किया, इफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज कवर्ड, तो मैंने कहा उस केस में हमें जो अरेंजमेंट मिलता है वो ए बी टाइप का अरेंजमेंट मिलता है। देन वी गेट ए बी टाइप अरेंजमेंट, ठीक है, एंड this is known as hexagonal closed packing। ठीक है, मैंने कहा इससे हम हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग बोलते हैं, इसे हम HCP बोला करते हैं, आप सभी ने नाम सुना है वो। और मैंने कहा जैसे हमारे पास में इस टाइप के एलिमेंट होते हैं जैसे मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, इनमें HCP पाया जाता है। दूसरा मेरा आपसे कहना था कि इफ octahedral void is covered, then we get ABC type arrangement, and this is known as cubic closed packing। ठीक है, मैंने कहा उससे हमने क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग का नाम दी तो वो हमारे लिए क्यूबिक
क्लोज्ड पैकिंग हम जानते हैं भाई एफसीसी या सीसीबी की बात होती है। तो मैंने कहा यहाँ से हमें दो नए अरेंजमेंट बन गए, जिनमें से एक को हमने एफसीसी और एक को हमने सीसीबी का नाम दिया। तो हमें सीसीबी के बारे में तो कुछ जानना ही नहीं, हम जानते हैं भाई सीसीपी मतलब हमारे लिए पूरा वही जो एफसीसी होता है, ये एफसीसी का दूसरा नाम सीसीपी है हमारे लिए। तो मैंने जो भी हमें जानना है वो थोड़ा सा एचसीपी के बारे में जानना है कि अगर मैंने कहा एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हम ले लें तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमें मालूम होनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की बात करूं तो मैं ये कहूंगा भाई मैंने इस टाइप का एक स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ले रखा होगा। मैंने कहा भाई ठीक है, इस टाइप का अगर मैंने एक स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ले रखा है, ये कहानी हमारी होगी। ठीक है, ये जो है हमारे पास में यहाँ पे ज्वाइन होते हुए दिखेंगे, और मैंने कहा ये हम कह सकते हैं भाई यहाँ पे ज्वाइन होता हुआ देखिए, इस तरह का पीछे का स्ट्रक्चर है। तो हमें मालूम है कि भाई यहाँ पे एक तो एटम जो है इस कॉर्नर पर रहेंगे, इन सारे कॉर्नर पे आप कह सकते हैं भाई आपको एटम दिखेंगे। ये एक एचसीपी का यूनिट सेल ले रखा है मैंने, तो मुझे ये 6 कॉर्नर दिखेंगे एक हेक्सागन में। तो मैंने कहा भाई मुझे 6 तो यहाँ पे एटम दिखेंगे, प्लस मैं जानता हूँ एक एटम मैंने कहा इस फेस सेंटर पे दिखेगा, एक इस पे दिखेगा, और 3 एटम मुझे इन दोनों के बीच में दिखेंगे। आपके सामने मैंने कहा एनसीईआरटी खुली है, उसमें थोड़ा सा आपको ये देखना पड़ेगा। मैंने कहा अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे तो उसने बकायदा ये बना के दिखाया, ऊपर है लाल नीले पीले कलर के स्ट्रक्चर बना रखे हैं उसने। एक एचसीपी पैकिंग बना रखी है उसने, हेक्सागोनल पैकिंग बना रखी है, उसमें दिखाया हुआ है कि भाई हमारे पास में ये लेयर ए है, फिर बी है, फिर ऊपर ए है, फिर बी है, ऐसा अरेंजमेंट चलता रहेगा। और मैंने कहा उस अरेंजमेंट में मुझे ये भी बता के दिया गया कि भाई हमारे पास में ठीक है वो नीचे वाली लेयर में देखोगे एक हेक्सागन बना है, ऊपर वाली लेयर में एक हेक्सागन, और बीच में 3 एटम बना रखे हैं जो लेयर बी में लगे हुए हैं। और उसके पड़ोस में उसने सीसीबी का भी बना रखा है, एबीसी वाली पैकिंग भी बना रखी है, दोनों बनाई हुई है। तो मैंने कहा आपको वो भी दिख जाएगी, वो आप लोग किताब में देखोगे तो थोड़ा आसान रहेगा मेरे लिए देख पाना, बता पाना ये है। तो मुझे ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, ज्यादा दिमाग नहीं, मतलब कुछ ही बातें जो मुझे गिनी चुनी जाननी है। वो पहली बात है कि एचसीपी के लिए जेड की वैल्यू क्या होती है। तो मैंने कहा देखो 3 पूरे के पूरे एटम एक तो आप कह सकते हैं ये अंदर मिलेंगे, ये वो है, प्लस 2 एटम फेस सेंटर पे है, एक मैंने कहा इस ऊपर वाले फेस पर और एक ये नीचे वाले फेस पर, और कंट्रीब्यूशन 1/2 होगा एक यूनिट सेल में, प्लस 12 एटम देखोगे आपको ये कॉर्नर पे दिखेंगे। और मैं ये कह सकता हूँ एक ये यूनिट सेल जो होगा वो 6 यूनिट सेल के द्वारा शेयरिंग में होगा, मतलब इसके आसपास जो यूनिट सेल लगेंगी, मैंने कहा वो 6 यूनिट सेल आप कह सकते हैं इसके आसपास में आपको लगती हुई नजर आएंगी। तो ठीक है, हम भी कह सकते हैं भाई हमारे पास में अगर हम उससे सॉल्व करेंगे तो उसके लिए जेड की वैल्यू 6 आ जाएगी। मैंने अगर आप दिमाग ना भी लगाओ डायरेक्टली याद भी कर लो तो कोई नुकसान नहीं हुआ आपको कि भाई हमारे पास में एचसीपी के लिए जेड की वैल्यू 6 रहेगी। मैंने कहा इससे ऐसा नहीं कि आपको लगता हो कि हाँ भाई हमारा कोई नुकसान हो जाएगा, मैंने कहा ऐसा बिल्कुल आपका नुकसान नहीं होगा। मैंने कहा बाकी कोऑर्डिनेशन नंबर मैं आपको बता देता हूँ कि एचसीपी का कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 12 होता है। अगर मैं ये कहता भाई ये जो 2 हेक्सागन की यूनिट है इनके बीच का आपस का गैप कितना है, तो मैंने कहा वो गैप मैं बताऊंगा 4r√2/3 के बराबर है। बाकी मैंने कहा ए और आर का रिलेशन कितना है, तो मैंने कहा ये एज लेंथ ए है, तो सिंपल ए इज इक्वल टू 2r के बराबर है। पैकिंग फ्रैक्शन इसका कितना है, तो हम जानते हैं भाई पैकिंग फ्रैक्शन उतना ही होता है जितना एफसीसी का होता है, तो 74% के बराबर है। और मैंने कहा अगर मुझे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल पूछ लिया जाता कि भाई इस टाइप का जो यूनिट सेल है उसका वॉल्यूम कितना है, तो मैंने कहा उसके लिए मैं एक काम करूँ, सिंपल जो हेक्सागन है मेरे पास में उसका एरिया निकालूंगा और उसे उस हाइट h से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, है ना। तो मैंने कहा एरिया हमने आज से पहले भी कैलकुलेट किया था हेक्सागन का जो कि 6√3r² आ गया था, और मैंने कहा हाइट उसकी 4r√2/3 के बराबर है, तो हम कहते हैं भाई उसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा 24√2r³ आ जाएगा भाई, √3 से √3 कट जाएगा और सिंपल ये बचेगा। तो मैं बस देखो इतना चाहता हूँ आपसे कि आप ज्यादा नहीं ये डेटा इनके याद रख लो कि भाई एचसीपी के लिए ये सब चीजें रहेंगी, तो आपको ना थोड़ा आसान रहेगा मतलब बता पाना। और मैंने कहा याद रहेगा तो डायरेक्ट बता देंगे वहाँ बैठ के, ऐसा नहीं कि एचसीपी बना रहे हैं फिर हम देख रहे हैं, वो सब हम कहानी नहीं चाहते हैं, हम पूरी करेंगे। ठीक है, तो हमने देखो तीनों ही टाइप के अरेंजमेंट को देख लिया भाई हमारे लिए क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा।
जैसे मेरा एक क्वेश्चन है बहुत छोटा सा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 AB टाइप अरेंजमेंट, 6, 8, 12 एंड 24। आप बता दो बहुत आराम से। तो मैं आपसे ये तो बात कर नहीं रहा हूँ कि भाई अरेंजमेंट कौन सा है। मैंने कहा मैं आपसे ये बात कह ही नहीं रहा हूँ कि अरेंजमेंट 3D या 2D है। मैंने क्वेश्चन में इंडिकेट तो क्या नहीं है। तो आप भी जानते हैं भाई, जब मुझे कोई कहानी नहीं दी जाती है तो मैं हमेशा जो कहानी मानता हूँ वो कौन सी, 3D की मानता हूँ। सॉलिड तो 3D होते हैं। जब मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तो मैंने कहा मैं हमेशा 3D कंसिडर करूंगा, ये बात याद रखना। और मैंने कहा मैं जानता हूँ भाई AB टाइप का अरेंजमेंट किस में मिला था, HCP में मिला था। और HCP का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है मेरे पास में, 12 होता है। मैं बता दूंगा। चलो एक और छोटा सा क्वेश्चन लिख लेते हैं। Which arrangement is not possible? मैंने कौन सा अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है वो आपको बताना है। जैसे मैं आपसे कहता कि हमने ए टाइप का अरेंजमेंट एक बना रखा है, एक हमने ए बी टाइप का अरेंजमेंट बना रखा है, एक हमने ए बी सी टाइप का अरेंजमेंट बना रखा है, एक हमने ए बी सी है ना, BA ऐसा अरेंजमेंट बना रखा है। तो हम कह देंगे भाई ऐसे केस में आंसर क्या होगा, डी। भाई पहले तीनों अरेंजमेंट तो हमने खुद ही पढ़े हैं कि भाई ऐसे होते हैं। तो मैंने कहा हम जो रेगुलर टाइप का नहीं होगा, जैसे इसमें कोई सीक्वेंस नहीं है कि ए बी है फिर बी और सी है फिर ए और सी आ गया, तो हम ऐसे अरेंजमेंट को अवॉइड कर देते हैं। हम कह देंगे भाई ये अरेंजमेंट हमारे लिए हम कह सकते हैं मना करेंगे। ठीक है, चलिए। तो हमने अरेंजमेंट के बारे में समझा कि भाई 1D 2D और 3D टाइप के अरेंजमेंट होते हैं और ये कहानी होती है हमारे पास में। नेक्स्ट हम लिखते हैं डिफेक्ट्स के बारे में। मैंने कहा हम देखो अगर डिफेक्ट की बात करें तो डिफेक्ट तो आप क्या समझते हो हमारे पास में क्या है। मैं ऐसा कह सकता हूं दैट इज द irregularities और imperfection in a solid is known as defect। मैंने कहा डिफेक्ट क्या है कि भाई हमारे पास में जो भी इरेगुलरिटी या इम्परफेक्शन आ गया किसी भी सॉलिड में, जो रेगुलर ट्रेंड के हिसाब से होना चाहिए, मतलब उससे हट जाए बस खाली, तो हमने कह दिया भाई वो हमारे लिए डिफेक्ट कहलाएगा। देखो आप कह सकते हैं भाई डिफेक्ट होने की वजह होती है टेम्परेचर का वेरिएशन होना। मैंने कहा जो डिफेक्ट्स पाए जाते हैं उसकी वजह टेम्परेचर होती है। तो डिफेक्ट्स आर ऑब्जर्व्ड ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन। ठीक, मैंने कहा टेम्परेचर के वेरिएशन की वजह से डिफेक्ट पाए जाते हैं। और मैं देखो अगर 0 केल्विन पे आपसे कहूं, then at 0 Kelvin there is no defect। अगर हम किसी सॉलिड को 0 केल्विन पे ले जाएं तो हमें कह सकते हैं उस सॉलिड में कोई डिफेक्ट नहीं मिलेगा। वो सॉलिड हमारे लिए क्या परफेक्ट क्रिस्टल का एग्जांपल होगा। मैंने कहा वो सॉलिड हमारे लिए परफेक्ट क्रिस्टल कहलाए। तो मैं अगर टाइप्स ऑफ डिफेक्ट की बात करूं तो हमें कह सकते हैं डिफेक्ट को हम दो टाइप से डिफाइन करते हैं। वन इज पॉइंट डिफेक्ट एंड अदर वन इज लाइन डिफेक्ट। मैंने कहा एक जैसे हमने
पॉइंट डिफेक्ट का नाम दिया, और एक मैंने कहा जैसे हमने लाइन डिफेक्ट का नाम दिया। तो आप ये कह सकते हैं भाई जैसे हमारे पास में कोई एक अरेंजमेंट है, मतलब मैंने कहा कैटायन और एनायन का अरेंजमेंट है। सपोज करो इस तरह से हमारे पास में लेयर है जिसमें हमने डिफरेंट कैटायन और एनायन को अरेंज कर रखा है, और मैंने कहा चलो ऐसा ही सिमिलर अरेंजमेंट मुझे यहाँ दिख जाएगा। ऐसे ही मैंने कहा यहाँ भी डिफरेंट लेयर्स होंगी जिनमें मैंने कहा हमारे पास में आप कह सकते हैं भाई ठीक है ये देखिएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो आप ही कह सकते हैं भाई हमने कहा कि भाई अगर ऐसी बात है और मैं यहाँ पे मान लो चार्ज मार्क करूं, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, चलो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, मतलब इस तरीके से किसी भी क्रिस्टल में मुझे डिफरेंट कैटायन और एनायन मान लो अरेंज होते हुए दिखते, तो मैं आपसे कहता कि भाई मैं ये जो क्रिस्टल बना रहा हूँ ये परफेक्ट क्रिस्टल का एग्जाम्पल है कि जहां पे कैटायन और एनायन को होना चाहिए था उन सारी जगह पे कैटायन और एनायन बखूबी प्रेजेंट है, जिसको जैसे होना चाहिए था। किसी को मान लो फेस सेंटर पे होना था, किसी को कॉर्नर पे होना था, किसी को बॉडी सेंटर पे होना था। मैंने कहा सारे ही एटम अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी जगह पे प्रेजेंट होंगे, तो वो परफेक्ट क्रिस्टल का एग्जाम्पल होता है। लेकिन अगर किसी सॉलिड में मान लो कोई डिफेक्ट आ जाए और मान लो सपोज करो कि एक आध जगह से कोई कैटायन एनायन गायब हो जाए, मतलब जैसे यहाँ से एक कैटायन गायब हो गया ऐसे ही, और मैंने कहा चलो एक कैटायन ये गायब हो गया, तो हम ये कह सकते हैं अगर एक आध जगह से एक आध पॉइंट से अगर मान लो कैटायन एनायन गायब हो गए तो वो हमारे लिए क्या कहलाता है, पॉइंट डिफेक्ट कहलाता है। मैंने कहा अगर मान लो ऐसा हो जाता कि जैसे मान लो इस लाइन में, मैंने तो तीन ही की बात की है, मैं अगर आपसे कहते कि भाई इस लाइन में लाई करने वाले जितने भी हमारे पास में ठीक है कैटायन, तो सभी गायब हो गए। इस लाइन में लाई करने वाले मैंने कहा सारे कैटायन गायब हो गए, तो हम कह देंगे भाई ये डिफेक्ट हमारे लिए क्या कहलाएगा, लाइन डिफेक्ट कहलाएगा। तो ये समझ लो लाइन डिफेक्ट क्या है, और मैंने कहा हमारे पास में पॉइंट डिफेक्ट क्या है। मतलब ये कोई बड़ी बात नहीं है कि भाई हमारे पास में जो है वो ठीक है ये रहेगा, तो कोई बात नहीं है, हम ये काम कर लेंगे। तो मेनली हम ये कह सकते हैं हमें अपने सिलेबस में लाइन डिफेक्ट नहीं पढ़ने हैं, हमें अपने सिलेबस में पॉइंट डिफेक्ट पढ़ने होते हैं। हमारे सिलेबस में सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट को ही रखा गया है। तो मैं ये कह सकता हूँ जो पॉइंट डिफेक्ट है उसे हमने भी दो पार्ट में क्लासिफाई किया हुआ है। वो दोनों नाम जो है वो हम जान सकते हैं कि भाई हमारे पास में हमने आज से पहले खूब सुने हैं। एक मैंने कहा जिसे हमने स्टैचियोमेट्रिक डिफेक्ट का नाम दिया था, और दूसरा हम कह सकते हैं भाई हमारे पास में क्या होता है, नॉन स्टैचियोमेट्रिक डिफेक्ट होता है। दोनों ही नाम मैंने कहा हम लोगों ने सुन रखे हैं। और तो मैं ये कह सकता हूँ जो स्टैचियोमेट्रिक डिफेक्ट है उसमें हमने दो नाम सुने थे, वन इज शॉर्टकी डिफेक्ट, एक मैंने कहा हमने शॉर्टकी डिफेक्ट सुना था, और दूसरा हमने उसमें फ्रैंकल भाई साहब सुने थे, फ्रैंकल डिफेक्ट सुना था। ऐसे नॉन स्टैचियोमेट्रिक में हमने दो सुने थे, मैंने कहा एक हमने मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट सुना था, और दूसरा मैंने कहा हमने जो है वो मेटल एक्सेस डिफेक्ट सुना था। ठीक है ना, ये दो डिफेक्ट मैंने कहा हमने यहाँ सुन रखे थे। तो मैंने कहा चलो ठीक है हम एक काम करते हैं सभी को पढ़ लेते हैं। अच्छा एक बात मैं आपको और बता दूं कि जो नॉन स्टैचियोमेट्रिक डिफेक्ट होते हैं, नॉन स्टैचियोमेट्रिक defects are generally shown by डी ब्लॉक कंपाउंड। अगर जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं उनके जो कंपाउंड होते हैं, मैंने कहा जनरली वो कंपाउंड ये डिफेक्ट दिखाते हैं। मैंने कहा वो कंपाउंड जो आप कह सकते हैं नॉन स्टैचियोमेट्रिक डिफेक्ट शो करते हैं।
तो हमें वैसे आप जानते हो भाई दोनों ही डिफेक्ट पढ़ने हैं, स्टोइचोमेट्रिक भी पढ़ने हैं और नॉन स्टोइचोमेट्रिक भी पढ़ने हैं। तो चलो फिर पढ़ लेते हैं भाई, ऐसी क्या बात है। पहले स्टोइचोमेट्रिक पढ़ लेते हैं और शॉर्ट की से स्टार्टिंग करते हैं। और डिफेक्ट ना बड़े आसान होते हैं, आपने देखो डिफेक्ट बहुत सिंपल होते हैं, और साधारण साधारण सी बात होती है जो डिफेक्ट में हमें पढ़नी होती है, और साधारण सा क्वेश्चन भी आता है। तो मैंने कहा अगर मैं शॉर्ट की डिफेक्ट की बात करूं तो मैं आपसे ये कह सकता हूं कि मैं अगर एक NaCl का क्रिस्टल लेता जिसमें मेरी एक आइडियल कंडीशन थी भाई, और मैंने कहा उस आइडियल कंडीशन के मुताबिक क्या होना चाहिए था, Na प्लस और Cl माइनस को हर जगह पे प्रेजेंट होना चाहिए था भाई। जैसा कि हमने NaCl के स्ट्रक्चर में पढ़ा है कि Na प्लस बॉडी सेंटर और एज सेंटर में पाया जाना चाहिए था, और Cl माइनस जो है वो फेस सेंटर और कॉर्नर में पाया जाना चाहिए था। मैंने कहा वो एक आइडियल क्रिस्टल का एग्जाम्पल होता। लेकिन मैं आपसे कहता भाई जैसे ठीक है हमारे पास में Na प्लस और Cl माइनस है, ये इस क्रिस्टल में जगह जगह पे प्रेजेंट होते, कोई दिक्कत नहीं होती। मैंने कहा जब ये इस क्रिस्टल में जगह जगह प्रेजेंट होते इस तरह की कंडीशन में, तो हम कहते हैं भाई ये एक परफेक्ट क्रिस्टल का एग्जाम्पल है जहाँ पे हर जगह अपने हिसाब से कैटायन और एनायन प्रेजेंट है। लेकिन अगर बाई चांस ऐसा हो जाता, कैसा हो जाता कि इस क्रिस्टल से ये Cl भी छोड़ के चला जाता और इस क्रिस्टल से ये Na भी छोड़ के चला जाता। मैंने कहा Na प्लस भी बाहर निकल गया इस लैटिस से, और Cl माइनस भी लैटिस से बाहर चला गया। मतलब आप ये कह सकते हैं ये दोनों जगह तो खाली हो गई हमारे पास में। तो ये आप कह सकते हैं डिफेक्टेड क्रिस्टल आ गया भाई, यहाँ पे ऐसा होना नहीं चाहिए था लेकिन हो गया। और मैंने कहा इस डिफेक्टेड क्रिस्टल की हमने डिफेक्ट को क्या नाम दे दिया, शॉर्ट की डिफेक्ट। मतलब उन भाई साहब के द्वारा बताया गया था तो उनका नाम दे दिया कि भाई हमारे लिए क्या हो, शॉर्ट की डिफेक्ट कहलाएगा। ठीक, अब मैं लिख देता हूँ इस बात को कि शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या हो रहा है। तो मैं आपसे ये बात कह सकता हूँ कि इन शॉर्ट की डिफेक्ट both cation and anion leave the lattice। ठीक है, मैंने कहा शॉर्ट के डिफेक्ट में कैटायन और एनायन दोनों लैटिस को छोड़ के चले जाएंगे। हाँ, स्टोइचोमेट्री सेम रहेगी। क्यों सेम रहेगी, जैसे मान लो मैंने कहा कि भाई इनिशियली Na प्लस, एक एग्जाम्पल के तौर पर बात कर रहा हूँ, 100 था एक लैटिस में और Cl माइनस भी 100 था, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो फॉर्मूला था वो Na 100 Cl 100 था। मतलब हम जानते हैं वो NaCl था। जब इक्वल नंबर में गया, मतलब अगर एक Na प्लस और एक Cl माइनस चला गया तो 99 Na प्लस बचा और 99 Cl माइनस बचा। तो इसे देख के मैं अगर फॉर्मूला लिखूंगा तो Na 99 Cl 99 लिखूंगा, और भाई मैं उसे 99 से डिवाइड करूंगा तो सेम आ जाएगी। तो मैंने कहा कैटायन और एनायन जो है आप कह सकते हो गए, इसलिए स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट दिखा था हमें। प्लस मैं ये बात देख रहा हूँ कि भाई हम ये बात जरूर कह पाएंगे कि क्रिस्टल रिमेन्स न्यूट्रल। ठीक है ना, मैंने कहा जो हमारे पास में क्रिस्टल होगा वो न्यूट्रल रहेगा, और भाई जाहिर सी बात है कैटायन एनायन दोनों चलेगा इसलिए क्रिस्टल न्यूट्रल रह जाएगा। प्लस मैं आपसे ये भी कह सकता हूँ कि जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी स्लाइटली, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी स्लाइटली इंक्रीजेस। ठीक, इसमें भी एतराज नहीं होगा भाई। आप जानते हैं जब इन जगह पे कैटायन और एनायन नहीं होंगे तो इनके पड़ोस वाले जो कैटायन और एनायन होंगे उन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना बढ़िया नहीं लग पाएगा जितना पहले लग रहा था। और मैंने कहा जब उतना बढ़िया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लग पाएगा तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। मैं अगर डेंसिटी की बात करूं तो मैं ये बात जानता हूं कि भाई जो भी हमारे पास में क्रिस्टल है, डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल डिक्रीजेस। आप भी समझ रहे हैं भाई यूनिट सेल का मास कम हो जाएगा क्योंकि कैटायन और एनायन छोड़ के चले गए, इसलिए मैंने कहा डेंसिटी कम हो जाएगी। तो मैं आपसे ये कह सकता हूं कि क्रिस्टल हैविंग हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, एंड हाई कोऑर्डिनेशन नंबर,
जिसमें या तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 चलेगा या आप कह सकते हैं हमारे पास में 6 चलेगा, ये दोनों होने चाहिए, ठीक है ना। एंड सिमिलर रेडियाई ऑफ कैटाइन एंड एनाइन सो शॉर्टकी डिफेक्ट। मैंने कहा शॉर्टकी डिफेक्ट कैसे कंपाउंड में मिलता है, तो मैंने ऐसे आयनिक कंपाउंड जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई पाया जाता हो, 8 या 6 पाया जाता हो, और मैंने कहा कैटायन और एनायन की रेडियस में ना बहुत डिफरेंस नहीं होना चाहिए, लार्ज डिफरेंस नहीं चलेगा। वैसे कैटायन आप कह सकते हैं भाई हमारे पास में एक तरीके से शॉर्ट के डिफेक्ट दिखाते हुए दिखेंगे। जैसे मैंने कहा NaCl है, KCl है, RbCl है, CsCl है, AgBr है, मैंने कहा ये सभी आप कह सकते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट दिखाया करते हैं, ठीक है ना। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एक मतलब एडिशनल डेटा लिख दे रहा हूँ कि पर Schottky defect there are 10 की पावर 16 आयंस। मैंने कहा पर Schottky डिफेक्ट जो है मैं कह सकता हूँ भाई हमारे पास 10 की पावर 16, और आप कह सकते हैं 10 की पावर 16 आयन जब होते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग एक Schottky डिफेक्ट मिल जाता है। तो मतलब ये डेटा है, अगर मन है याद करने का तो कर लेना, कोई ऐसी बात नहीं। चलो तो हमने ये देख लिया भाई Schottky डिफेक्ट होता क्या, उसमें क्या क्या होगा वो हम समझ गए। एक मेरा आसान सा क्वेश्चन है आप लोगों से, क्वेश्चन है कि NaCl has 5% Schottky defect then find density of defected crystal if NaCl crystallize in FCC having age length 200 picometer, ठीक है। मैंने कहा NaCl का हमने क्रिस्टल ले लिया है और हमने कहा उसमें 5% Schottky डिफेक्ट है, तो उसका मुझे क्रिस्टल की डेंसिटी जाननी है कि भाई हमारे पास में क्रिस्टल की डेंसिटी क्या होगी। मैंने कहा ये हमें समझना है, हम बता देंगे। अच्छा मैं आपको बता देता हूँ, जब डिफेक्टेड क्रिस्टल आता है तो उसमें डेंसिटी निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। मैंने बताया D इज इक्वल टू Z इंटू A अपॉन Na इंटू AQ। बस मैं उसकी जगह पर ना Z इफेक्टिव लिख देता हूँ, मैं इफेक्टिव रैंक लिख दे रहा हूँ बस, खाली और कुछ नहीं लिख दे रहा हूँ। तो मैंने कहा हमारे पास हम जानते हैं भाई FCC के लिए जो Z की वैल्यू 4 होती है, लेकिन 5% Schottky डिफेक्ट है, इसलिए मैं क्या करूंगा 5 का 4 का 5% निकालूंगा, उसे सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो मैंने कहा जो इफेक्टिव हमारे लिए Z होगा वो कितना होगा, 3.8 आ जाएगा। तो बाकी कोई मतलब आपको बदलाव नहीं करना, बस Z इफेक्टिव जहाँ पे Z लिखा था वो 3.8 आ जाएगा। NaCl का मास आप जानते हैं भाई 58.5 होता है, ठीक है, 46.3। Na की वैल्यू हमें मालूम है 6 इंटू 10⁻23 है। एज लेंथ मैंने कहा 200 पिकोमीटर दिया, मैं उसे सेंटीमीटर में रख दूंगा, और जैसा कि आप सॉल्व करके बता रहे हो ये वैल्यू 46.3 ग्राम पर सीसी आ जाएगी। तो अगर डिफेक्टेड क्रिस्टल आ जाए तो मैंने कहा Z की जगह पे Z इफेक्टिव लिख लेते हैं, बाकी कोई बदलाव नहीं करते हैं, बाकी जो जैसा है वैसे ही रहने देते, ठीक है। चलो हमने Schottky डिफेक्ट समझा कि भाई क्या है हमारे लिए। नेक्स्ट हम नोट करते हैं रिगार्डिंग फ्रेंकल डिफेक्ट। मैंने इसमें क्या होगा ये देखा जाए, तो जैसे मान लो हमने जो है एक जिंक सल्फाइड का क्रिस्टल ले रखा है, तो मैं ये बात जानता हूँ भाई रूल तो यही बात है कि भाई यहाँ पे जिंक +2 होना चाहिए और यहाँ पे सल्फाइड आयन, मतलब इस हिसाब से जो भी जिंक सल्फाइड का स्ट्रक्चर है हुआ
उस हिसाब से अपनी अपनी जगह पे आपको जिंक और सल्फर आयन दिखेंगे, ठीक है ना, उसमें कोई ऐसी दिक्कत आपको नजर नहीं आएगी। तो मैंने कहा अगर मुझे जिंक और सल्फर आयन दिखे, बोले ये एक परफेक्ट क्रिस्टल होना चाहिए था। लेकिन मैंने कहा अगर एक ऐसी कंडीशन आ जाए कि मान लो इस जगह से जिंक छोड़ के चला जाए, और ये जिंक छोड़ के इसी में जाहिर सी बात है खाली जगह तो होती है हमारे पास में सॉलिड में, तो मैंने कहा जो लेटेस्ट साइट नहीं है, मतलब जो लेटेस्ट साइट क्या है, जैसे कॉर्नर है, फेस सेंटर है, बॉडी सेंटर है, एज सेंटर है मैंने कहा ये लेटेस्ट साइट होती है। लेकिन उसके अलावा खाली जगह होती है जैसे टेट्राहेड्रल वर्ड होते हैं आप जानते हैं टेट्राहेड्रल वर्ड तो भाई किसी लेटेस्ट साइट में नहीं आता है। तो मैंने इस अगर ये मान लो यहाँ से हट जाए और मान लो सपोज वो टेट्राहेड्रल वर्ड में चला जाए, या कोई भी ऐसा वैकेंट स्पेस जहाँ ये ऑक्यूपाई कर ले, तो हमें कह सकते हैं भाई इस तरह का जो क्रिस्टल मिलेगा ये डिफेक्टेड मिलेगा, कि भाई जिस जिंक को किसी लेटेस्ट साइट पे होना चाहिए था वो वहां पे है ही नहीं, वो कहीं और है। तो मैंने कहा ये हमने फ्रेंकल नाम के भाई साहब ने पढ़ा, तो इसको नाम दे दिया फ्रेंकल डिफेक्ट का। तो मैं ये लिख देता हूँ भाई, फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या होगा, इन फ्रेंकल डिफेक्ट generally cation leave the lattice position and occupy void in same lattice। मतलब ये NaCl की तरह नहीं था कि लैटिस को छोड़ के ही चले गए थे। यहाँ मैंने कहा जिंक लैटिस साइड से हट तो जाएगा, लैटिस पोजीशन से मैंने कहा हट तो जाएगा, लेकिन उसी लैटिस में रह जाएगा। अगर मैंने कहा सेम लैटिस में रह गया, तो एक तो मैं ये कह सकता हूँ भाई जो भी हमारे पास में क्रिस्टल है, भाई क्रिस्टल तो अभी भी न्यूट्रल ही रहेगा। इवन आप ये कह सकते हैं डिफेक्ट कोई भी है, क्रिस्टल तो चार्ज होता ही नहीं, क्रिस्टल तो हर बार हर केस में न्यूट्रल ही रहता है। दूसरा मैं ये जरूर कह पाऊंगा कि जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी। भाई अगेन रीजन वही है कि जिंक अपनी जगह पे नहीं है, तो वहां फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थोड़े कमजोर पड़ रहे हैं। तो मैंने कहा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है आप कह सकते हैं वो इंक्रीज कर जाएगी। तीसरी बात रही बात डेंसिटी की, तो भाई इस बार जिंक बाहर गया ही नहीं है, तो डेंसिटी मैंने कहा क्या होगा, सेम रहेगा। तो डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल मैं कह सकता हूँ भाई क्या होगा, रिमेन्स सेम। ठीक, क्रिस्टल की डेंसिटी सेम रहेगी। डेंसिटी कैसे बदल जाए, मैंने कहा फ्रेंकल डिफेक्ट कौन से कंपाउंड दिखाते हैं, तो मैं बिल्कुल बता सकता हूँ कि आयनिक कंपाउंड्स हैविंग लो कोऑर्डिनेशन नंबर, जो कि 6 और 4 रखते हैं, एंड लार्ज डिफरेंस बिटवीन रेडियाई ऑफ cation and anion, so फ्रेंकल डिफेक्ट। ठीक, तो मैंने कहा ऐसे आयनिक कंपाउंड जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर लो पाया जाता हो और मैंने कहा कैटायन और एनायन के रेडियस में डिफरेंस ज्यादा होता हो, वो ये काम करते हैं। जैसे मैंने कहा जिंक सल्फाइड इसका एक बेस्ट एग्जांपल होता है। सिल्वर के जो हैलाइड होते हैं, AgCl है, AgBr है, AgI है, मतलब जो भी सिल्वर के हैलाइड होते हैं वो फ्रेंकल डिफेक्ट दिखाते हैं। आपने देखा होगा कि मैंने जो आप कह सकते हैं भाई हमारे पास में, ठीक है, दो बात मतलब AgBr को मैंने पहले भी लिख रखा था, तो मैंने कहा हमारे पास में अगर हम AgBr की बात करूंगा तो दोनों में लिखा है, मैंने शॉर्टकी में भी लिखा और फ्रेंकल में भी लिखा है। तो मैं चाहूँ तो इस बात को अलग से याद कर लूंगा कि जो AgBr है, सो both type of defects, that is Schottky
डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक, मैंने कहा ये दोनों डिफेक्ट शो करेगा, शॉर्ट की डिफेक्ट भी दिखाएगा और फ्रैंकल डिफेक्ट भी दिखाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम ये बात समझ पाएंगे आराम से, हमने कहा हम बता पाएंगे, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक छोटा सा क्वेश्चन लिख देता हूँ आपके लिए अगेन। NaCl has 5% शॉर्ट की डिफेक्ट एंड 5% फ्रैंकल डिफेक्ट, then find density of defected crystal if NaCl crystallize in FCC with edge length 200 picometer। ठीक है, सेम आंसर आ जाएगा। भाई आपको मालूम है जो भी डेंसिटी बदलेगी वो सिर्फ इसी वजह से बदलेगी। भाई हम जानते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट तो डेंसिटी बदलता ही नहीं है, भाई इसकी वजह से तो डेंसिटी सेम रहती है, जो भी बदलाव आएगा वो शॉर्ट की वजह से आएगा। और मैंने कहा सेम क्वेश्चन मैंने अभी शॉर्ट की में सॉल्व किया था, जहां हमने देखा था भाई हमारे पास में डेंसिटी जो आई थी वही आई थी। ठीक है भाई, तो मैंने कहा जो भी बदलाव आया उससे बदलाव किसकी वजह से आया, शॉर्ट की वजह से आया। फ्रैंकल की वजह से तो हम जानते हैं डेंसिटी में कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। तो ये हमारे पास में स्टैचोमेट्रिक डिफेक्ट थे। नॉन स्टैचोमेट्रिक और डिस्कस कर लेते हैं भाई। मैंने आपसे कहा था भाई नॉन स्टैचोमेट्रिक में दो तरह के होते हैं, वन इज मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट एंड अदर वन इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट। चलो इसे भी समझ लिया भाई, भाई हमारे लिए मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट क्या होगा। जैसे मान लो मैंने एक परफेक्ट क्रिस्टल की बात की होती, मैंने निकेल का ऑक्साइड ले लिया होता, भाई रूल के हिसाब से क्या होता हमारे पास में निकेल और ऑक्साइड आयन होते। मैंने कहा भाई रूल हम ये कहते कि भाई हमारे पास में निकेल आयन होने चाहिए और ऑक्साइड आयन होने चाहिए। इस तरीके का आप कह सकते हैं भाई एक अरेंजमेंट हमें पूरा होता हुआ दिखता। मैंने कहा ये परफेक्ट क्रिस्टल का एग्जांपल होता, लेकिन अगर बाई चांस ऐसा हो जाए कि भाई मान लो यहाँ से जो निकेल था वो चला गया, यहाँ का निकेल गायब हो गया, हम लोग किसी और जगह से चला गया, सपोज करो चलो ये वाला निकेल चला गया, तो नो डाउट ये एक डिफेक्टेड क्रिस्टल आ गया। और तो अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझें तो हम ये बात जानते हैं कि भाई हमारे पास में कैटाइन मतलब मेटल को रिप्रेजेंट करेगा, तो यहाँ पे कैटाइन चला गया, कैटाइन चला गया मतलब मेटल की कमी हो गई, इसलिए हमने इस डिफेक्ट को क्या नाम दिया, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट का नाम दिया। ठीक है ना, तो मैंने कहा हमने इसे मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट का नाम दिया, तो मैं ये कह सकता हूँ इन मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट मेटल कैटाइन लीव द लैटिस। इसमें क्या होगा, जो मेटल कैटाइन वो लैटिस को छोड़ के बाहर चला जाएगा। अच्छा कौन से कंपाउंड है जो ऐसा डिफेक्ट दिखाते हैं, मैंने जैसे आपसे कहा था नॉन स्टैचोमेट्रिक डिफेक्ट जनरली डी ब्लॉक के द्वारा दिखाया जाता है, तो जैसे निकेल का ऑक्साइड है, आयरन का ऑक्साइड है, ये दिखाते हैं। और मैंने कहा नॉन स्टैचोमेट्रिक होता है, तो जैसे मान लो सपोज करो इसका फॉर्मूला Ni.98O आता है, इसका फॉर्मूला मैंने कहा चलो 0.95 आ गया, तो ना इनके फॉर्मूले आप कह सकते हैं कि अलग है, स्टैचोमेट्रिक तो नहीं है, तो मैंने कहा ये नॉन स्टैचोमेट्रिक डिफेक्ट कहलाएंगे हमारे लिए। और फॉर्मूले अलग क्यों, आप समझ रहे हो भाई कैटाइन के नंबर कम हुए, एनायन के तो नहीं हुए थे, इसलिए ऐसा हुआ है। प्लस मैं ये बात जरूर कह सकता हूँ भाई
क्योंकि यहां से कैटायन तो चला गया, और मैंने कहा जब कैटायन नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कैटायन का मास कम हो जाएगा, तो क्या होगा, डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी। तो डेंसिटी मैंने कहा डिक्रीज कर जाती है। स्टिल देखो मैं ये जरूर कह पाऊंगा कि क्रिस्टल रिमेन्स न्यूट्रल। मैंने कहा क्रिस्टल अभी भी न्यूट्रल ही रहता है, और रीजन याद है आप सभी को, एज सम कैटायन ऑक्सीडाइज्ड टू हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। मैंने कहा ऐसा नहीं होता है। अच्छा हाँ सॉरी, मैंने डेंसिटी इंक्रीज क्यों लिख दिया, डेंसिटी तो डिक्रीज ही करेगी। मैंने कहा ऐसा नहीं होता है हमारे पास में कि हाँ ठीक ओके भाई डेंसिटी डिक्रीज। मैंने कहा मैं ये बात जानता हूँ भाई क्रिस्टल अभी भी न्यूट्रल रहेगा, भाई हमारे हिसाब से नहीं रहना चाहिए था क्रिस्टल को न्यूट्रल, हमारे हिसाब से क्रिस्टल जो है वो चार्ज हो जाता, भाई कैटायन कम पड़ गए तो क्रिस्टल पे ओवरऑल नेगेटिव चार्ज आ जाता। तो मैंने कहा लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, प्रैक्टिकली हमने देखा कि भाई क्रिस्टल न्यूट्रल रहता है। तो उसका सिंपल रीजन क्या है, रीजन है कि भाई मैंने कहा कुछ निकेल क्या होता है खुद को ऑक्सीडाइज कर लेते हैं। जैसे मान लो ये निकेल है, ये खुद को ऑक्सीडाइज करके निकेल +3 में ले जाता है। तो मैंने कहा ये खुद को ऑक्सीडाइज करके क्या चार्ज को बढ़ा देते हैं, और मैंने कहा जब ये चार्ज बढ़ा देते हैं तो आप कह सकते हो भाई वहां से क्या होता है हमारे पास में चार्ज फिर से न्यूट्रलाइज हो जाता है। इसलिए क्रिस्टल अभी भी क्या रहेगा हमारे पास में न्यूट्रल ही रहेगा। ठीक है, देखो मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट का न्यूमेरिकल मार्केट में अवेलेबल है और पूछा भी जाता है हम लोगों से। तो मैंने कहा इसके 2-3 टाइप के न्यूमेरिकल अवेलेबल है, मैं 2-3 करा देता हूँ। जैसे मैंने यही ले लिया होता Ni.98O, और मैं आपसे कहता है भाई ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकेल एटम इज, ठीक है। और मैं आपसे कहता कि इस तरह के ऑक्साइड में निकेल सिर्फ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाएगा, या सिर्फ +3 में पाया जाएगा, या सिर्फ मैंने कहा +1 में पाया जाएगा, या मेरा आपसे कहना था कि भाई +2 और +3 दोनों में पाया जाएगा। तो बोलो हमारा आंसर क्या होगा उस केस में, +2 और +3 दोनों में पाया जाएगा। ठीक है, निकेल +2 में तो होता ही था, लेकिन क्रिस्टल को न्यूट्रल करने के लिए कुछ निकेल +2 से ऑक्सीडाइज होकर +3 में भी चले गए, इसलिए मैंने कहा यहाँ पे निकेल दोनों तरह का मिलेगा, निकेल +2 का भी मिलेगा और निकेल आप कह सकते हैं +3 का भी मिलेगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि जो हमारे पास निकेल है Ni.98O था, तो मैंने कहा इसमें मैं जानना चाहता हूँ कि फाइंड नंबर ऑफ निकेल +2 एंड निकेल +3। मैंने कहा मुझे ये जानना है कि भी इसमें कितने निकेल एटम ऐसे हैं 0.98 में से जो +2 में पाए जाएंगे, और मैंने कहा कितने निकेल एटम ऐसे हैं 0.98 में से जो कि +3 में पाए जाएंगे, है ना। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं हम बता देंगे। देखो मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ। तरीका ये है कि मतलब हमारे पास में यहाँ पे आप कह सकते हैं 2 निकेल एटम की कमी हुई है 94 एंड 4, ठीक है, मतलब 0.94 और 0.04। तो मैंने कहा हम देखो यहाँ से ये बात तो समझ रहे हैं कि जो निकेल +2 है जब ये ऑक्सीडाइज होगा तो निकेल +3 में जाएगा, और मैंने कहा जब एक निकेल +2 +3 में जाएगा तो 1 यूनिट का चार्ज बढ़ेगा, चार्ज जो है +1 यूनिट से बढ़ जाएगा। तो ओवरऑल चार्ज हुआ कितने यूनिट का कम था, तो मैंने कहा यहाँ पे 2 निकेल की कमी हुई थी तभी तो 0.98 आया। अगर 2 निकेल की कमी हुई थी तो ओवरऑल 4 यूनिट का चार्ज कम हुआ था, और जब 4 यूनिट का चार्ज कम हुआ तो 4 ही निकेल को आप कह सकते हैं निकेल +3 में जाना पड़ेगा, तब आप कह पाएंगे भाई हमारे पास में चार्ज बैलेंस हो पाएगा। तो मैंने कहा देखो डायरेक्ट सॉल्व करने का तरीका क्या है, एक तो ये कि आप ऑक्सीडेशन नंबर मेथड लगा के कैलकुलेट कर लो, उससे मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन मैंने कहा एक डायरेक्ट सॉल्व करने का तरीका ये है सिंपल कि जितने भी निकेल एटम की यहाँ कमी हुई है उसका जस्ट डबल नंबर क्या होगा, निकेल +3 का होगा। तो मैंने कहा यहाँ पे 0.02 एटम की कमी हुई है तो उसका जस्ट डबल कर दो, तो मैंने कहा 0.04 नंबर निकेल +3 का हो जाएगा। जाहिर सी बात है टोटल 0.98 है, तो मैंने कहा इसका कितना रह जाएगा 0.94 रह जाएगा। मेरी बात समझ पाए आप। मेरी बात क्या थी, मेरा आपसे कहना था कि ऐसे केस में आप क्या करोगे,
ऐसे केस में आप सिंपल इतना काम करोगे कि भाई जितना भी हमारे पास में निकेल एटम की कमी है उसका जस्ट डबल नंबर कर दोगे, ठीक है ना, और उससे आपको पता चल जाएगा। मैंने ऐसे आपको मतलब सॉल्व करने का मन नहीं है बाई चांस डबल करके, मैंने कहा चीजों को आसान बना के, तो फिर दूसरा तरीका ये है कि मान लेते हैं कि भाई जो निकेल +3 है उसके एक्स एटम होंगे, हम नहीं जानते कितने होंगे, तो मैंने कहा निकेल +2 के अगर हम देखेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, टोटल 0.98 था, तो 0.98 माइनस एक्स हो जाएगा। अब मैं ऑक्सीडेशन नंबर लगा दूंगा इस कंपाउंड के लिए, तो ऐसे एटम जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में वो एक्स है, ऐसे एटम जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में 0.98 माइनस एक्स के बराबर है। एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 और टोटल एक ही ऑक्सीजन एटम है, दिस इज इक्वल टू 0। तो मैंने कहा हम इसे अगर सॉल्व कर लेंगे तो आप आराम से बैठ के सॉल्व करना, ये वैल्यू 0.94 आ जाएगी, ठीक है ना, सॉरी मैंने कहा ये वैल्यू जो हमारे पास में, मैंने कहा अगर हम चेक करेंगे तो 0.04 आ जाएगी। मैंने कहा अगर 0.04 आ जाएगी तब भी आप कहते हो कि भाई निकेल +3 जो 0.04 है और ये 0.94, तो मैंने आपका मन है आप या तो जस्ट डबल करने वाले मतलब पैरामीटर से सॉल्व कर लो या आप बकायदा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड लगा दो। अब खैर जैसे मान लो मुझे ये पूछा जाता है कि भाई परसेंटेज ऑफ निकेल +2, कितने एटम ऐसे हैं जो निकेल +2 में प्रेजेंट है उनमें से, और मैंने कितने निकेल +3 बाई परसेंटेज पूछ लेता तो बता देते कि भाई निकेल +2 वाले एटम 0.94 है, टोटल एटम 0.98 है, और मैंने कहा परसेंटेज के लिए हम उसे 100 से मल्टीप्लाई कर देते, तो मैंने अगर आप इसे सॉल्व करते तो ये 95.9% आ जाता है कि भाई इतने निकेल एटम +2 में। +3 में तो डायरेक्टली 100 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, या वैसे सॉल्व करना तो वैसे चेक कर लो, 0.04 एटम निकल के टोटल एटम 0.98 है इंटू 100, तो मैंने कहा अगर हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे तब भी आंसर आ जाएगा, या 100 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तब भी आंसर आ जाएगा। तो जनरली क्या होता है ना, हमें एक इस टाइप का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है इस वाले पोर्शन से, तो हम बता देंगे, ऐसी बात नहीं कि हम बता नहीं पाएंगे। जैसे मेरा आपसे कहना है कि भाई Fe 0.93O है, भाई नॉर्मल हिसाब से तो FeO होना चाहिए था, लेकिन वो Fe 0.93O है, तो मुझे बस फटाफट से बताओ इसमें कितने आयरन है जो कि +2 में है, और कितने आयरन एटम ऐसे हैं जो कि +3 में है। और मैंने कहा मैं डायरेक्ट बताना पसंद करूंगा, मैं बेकार में क्यों ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से जाके कैलकुलेशन के चक्कर में फंसूं, मैं डायरेक्टली बता दूंगा भाई। बताओ कितने +3 में, और कितने +3 में 0.14 है और +2 में 0.79 है, समझ रहे हो ना भाई। इस बार मैंने कहा कितने 7 आयरन एटम की कमी हुई है, तो उसका डबल कर दो, +3 के हो जाएंगे, तो 0.14 ये हो गए। टोटल 0.93 था, लेकिन 0.14 उसमें से आयरन +3 वाले हैं, तो मैंने कहा 0.79 क्या है, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपसे कह रहा था कि भाई हमारे पास में जो है वो आप परसेंटेज ऑफ Fe+2 बता दो, तो वो भी बता देते हम भाई। मैंने कहा Fe+2 जो है 0.79 है, टोटल 0.93 के बराबर है, और मैंने कहा परसेंटेज के लिए 100 से मैं मल्टीप्लाई भी कर लेता, तो मैंने कहा ठीक है हम उसे सॉल्व कर लेते, तो मैंने कहा वो 84.9% आ जाता। +3 चाहिए होता 100 में से सब्ट्रैक्ट कर देता तो +3 पता चल जाता है कि हमारे लिए +3 कितना होगा। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, फाइंड मास परसेंटेज ऑफ Fe+3 in Fe 0.96O। मैंने कहा मुझे Fe 0.96O में ये जानना है कि भाई Fe+3 का मास परसेंटेज क्या होगा। अच्छा, इससे पहले हम जो कैलकुलेट कर रहे थे वो नंबर परसेंटेज निकाल रहे थे, समझ लो कि हम जो है बार बार आयरन का एक का नंबर रखते थे फिर दूसरे का रखते थे, तो वो नंबर परसेंटेज था, और अब हम जो बात कर रहे हैं वो हमारे लिए किसकी हो रही है, मास परसेंटेज की हो रही है।
बताओ भाई। बोलो भाई, कोई तो आंसर बताओ मुझे। 6.42%। हाँ बिल्कुल सही बात है भाई, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि इसका आंसर जो है वो 6.4% होगा। क्या बाकी और लोगों को भी आंसर मिल रहा है भाई? देखो मैंने इसमें क्या है ना, मास परसेंट पूछा, कोई बात नहीं, पहले हम नंबर ऑफ Fe+2 और Fe+3 पता तो करें हैं कितने हैं। मैंने कहा जो Fe+3 है मेरे पास में, मैं सभी जानता हूँ तो 0.08 के बराबर, यही तो ना। Fe+2 पता करना है, पता करो, नहीं करना ना करो, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे इसमें नंबर परसेंटेज तो पूछा नहीं उसने, नंबर परसेंटेज पूछता तो जो भी Fe+3 के नंबर थे उससे आयरन के एटम से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देता, यही तो कर रहा था मैं। ये सर मास परसेंटेज पूछा है, तो कोई बात नहीं, हम एक काम करें, ये देख लेंगे वो आयरन एटम जो Fe+3 में उनका मास कितना होगा। मैंने कहा 0.08 एटम है और हर आयरन एटम का मास जो 56 यूनिट होता है। और भाई जाहिर सी बात है, मुझे कंपाउंड में मास परसेंटेज बतानी है, तो जो डाउट कंपाउंड में तो फॉर्मूला मतलब पूरा मास रखूंगा, तो रख देता हूँ भाई। टोटल मैंने कहा 0.96 आयरन एटम है, हर आयरन एटम का मास 56 होता है। मैं जानता हूँ भाई एक ऑक्सीजन का मास 16 यूनिट होता है और एक ही ऑक्सीजन है, परसेंटेज के लिए मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। और जैसा कि मैंने कहा आप सॉल्व करके बता रहे हो, ये वैल्यू हमारे पास में 6.4% आ जाएगी। तो ये आंसर हम कह देंगे कि भाई हमारे लिए ये आंसर हो जाएगा। वो तो हम क्वेश्चन को देख लेंगे, क्वेश्चन में हमसे नंबर परसेंटेज पूछा है या मास परसेंटेज पूछा है, मैंने कहा जिसके हिसाब से हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके हिसाब से हम बता भी देंगे। हमें तो दोनों तरीके आते हैं, दोनों तरीके से हम मतलब जो बता पाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला डिफेक्ट हमारे पास में, मेटल एक्सिस डिफेक्ट। या आपको याद होगा हमने इसे एक और नाम दिया था, और मैंने कहा इससे हमने एक नाम और दिया है, एंड दैट इज एफ सेंटर डिफेक्ट। ठीक है, मैंने कहा मेटल एक्सिस हम कह सकते हैं या हम सिंपल एफ सेंटर भी कह देते हैं। तो इस तरह का डिफेक्ट कब मिलता है, जैसे मान लो हमने NaCl का एक क्रिस्टल लिया था, इस NaCl के क्रिस्टल से हमने सोडियम के वेपर को पास करा दिया, तो होता क्या, जो सोडियम वेपर होता है ये आप कह सकते हैं हमारे पास में यहाँ से Cl को लेके चला जाता है। तो मैंने कहा ये सोडियम क्या करेगा, जो Cl प्रेजेंट होता है उसको लेगा और ये उड़ जाएगा गैसियस फॉर्म में बाहर। तो आप ये कह सकते हैं भाई यहाँ से अल्टीमेटली क्या हुआ, Cl- के नंबर कम पड़ गए, और मैंने कहा जब Cl- के नंबर कम पड़ गए तो Na+ के ज्यादा हो गए, तो मेटल एक्सिस में आ गया। तो इसीलिए हमने कह दिया भाई ये डिफेक्ट हमारे लिए क्या कहलाएगा, मेटल एक्सिस डिफेक्ट कहलाएगा। इस डिफेक्ट को हमने मेटल एक्सिस डिफेक्ट का नाम दे दिया। तो मतलब आप ये कह सकते हैं भाई हमारे पास में जैसे एक NaCl का क्रिस्टल था, मतलब कंडीशन के मुताबिक तो ऐसा होना चाहिए था भाई, जैसे यहाँ Na+, यहाँ Cl-। मैंने कहा ये आइडियल क्रिस्टल की बात चल रही थी अभी हमारी, कि भाई हमारे पास में जो आइडियल क्रिस्टल होना चाहिए था वो ये होना चाहिए था आइडियल क्रिस्टल तो। और मैंने कहा लेकिन अगर बाई चांस ऐसा हुआ हमने जो सोडियम वेपर को पास कराया, तो सोडियम वेपर आया और इस Na को लेके मतलब इस Cl को लेके बाहर चला गया NaCl की फॉर्म में। तो आप कह सकते हैं ये Cl जब यहाँ से जाएगा तो ये Cl क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन इस जगह पे छोड़ के चला जाता है, ठीक है ना। और मैंने कहा जब ये इलेक्ट्रॉन आ गए यहाँ पे एक, तो आप कह सकते हैं भाई इलेक्ट्रॉन तो क्या है, एक तरह से अनपेड इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करेगा। तो इसे जैसे ही एनर्जी मिलेगी इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, बाद में डी एक्साइट होगा, और आप कह सकते हैं भाई हमारे पास में जब ये डी एक्साइट होगा तो अपने से कलर इमिट करेगा, एनर्जी इमिट करेगा। एनर्जी अगर विजिबल रीजन में आ गई तो कलर्स मिल जाएंगे, और मैंने कहा इसीलिए हमने इसको नाम दे दिया, एंड दिस इज नोन एज एफ सेंटर।
बेसिकली एफ सेंटर जो कोई जापान का वर्ड होता है जिसका मतलब होता है फॉरवन सेंटर, ठीक है ना, फॉरवन सेंटर जिसका मतलब होता है, और उसका मतलब होता है कलर्ड से। तो ऐसे जो क्रिस्टल होते हैं जो मेटल एक्सिस डिफेक्ट रखते हैं वो कलर्ड दिखने लगते हैं हमें। तो हमने कहा वो कलर्ड क्यों होंगे, क्योंकि उनमें अनपढ़ इलेक्ट्रॉन होंगे, और इस डिफेक्ट को हमने क्या एफ सेंटर डिफेक्ट या मेटल एक्सिस डिफेक्ट का नाम दे दिया। तो मैं अब इस बात को नोट कर देता हूँ भाई कि इन metal axis defect anion leave the lattice site and lattice site is occupied by electron of anion and this is known as F center। ठीक, मैंने कहा जो भी हमारे पास में एनाइन होता है वो लैटिस को छोड़ के चला जाता है और अपना इलेक्ट्रॉन में ही छोड़ जाता है। तो हमने कह दिया उससे हमने एफ सेंटर दे दिया। मैंने कहा मैं ये बात कह सकता हूँ कि ऐसे क्रिस्टल जो होते हैं, तो मैं आपसे ये कह पाऊंगा कि एफ सेंटर is responsible for color of crystals। ठीक, मैंने कहा जो भी क्रिस्टल होंगे वो कलर दिखने लगते हैं इसके वजह में। तो हमने कह दिया भाई ऐसा रहेगा। बाकी खैर ये बात तो हम कह ही सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल डिक्रीजेस। ठीक, आप भी समझ रहे हैं भाई वहां से जब एनाइन चला गया तो डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी। और मैंने कहा अगर मैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करूं तो मैं ये भी कह पाऊंगा कि जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। भाई अपने आप करेगा, भाई एनाइन चला गया तो आप कह सकते हैं वहां फोर्सेस कम हो गए, इसलिए रहेगा। जैसे लिथियम क्लोराइड है, NaCl है, KCl है। मैंने कहा इस डिफेक्ट की वजह से लिथियम क्लोराइड जो पिंक कलर का होता है, NaCl मैंने कहा येलो कलर का होता है, और KCl जो आप कह सकते हैं वायलेट कलर का होता है। तो मैंने कहा ये सिर्फ इसी डिफेक्ट की वजह से हो जाते हैं, इनमें मेटल एक्सिस डिफेक्ट आ जाता है, इसीलिए मैंने कहा हमारे पास में इस तरह का नजर आ जाता है। ठीक है ना, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं, हम ये बात जानते हैं। प्लस हम ये कह सकते हैं कि भाई ऐसे क्रिस्टल एलिमेंट पर इलेक्ट्रॉन आ गए तो ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि क्रिस्टल हैविंग metal axis defect are paramagnetic। ठीक है, मैंने कहा ये ऐसे क्रिस्टल क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक हो जाते हैं। जैसे इसका एग्जांपल NaCl होता है। ऑन हीटिंग NaCl crystal it becomes पैरामैग्नेटिक। ठीक है, मैंने कहा अगर हम NaCl के क्रिस्टल को हीट करते हैं तो पैरामैग्नेटिक हो जाता है। तो कोई बात नहीं, अभी हम बता देंगे कि भाई इस तरह का रहेगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो मार्केट में एक बड़ा फेमस क्वेश्चन अवेलेबल है। क्वेश्चन ये है कि जो जिंक ऑक्साइड होता है वो वाइट होता है, वाइट कलर का होता है। जिंक ऑक्साइड इज वाइट बट ऑन हीटिंग
इट बिकम्स येलो। आपने सभी ने क्वेश्चन जरूर पढ़ा होगा, बड़ा फेमस क्वेश्चन है कि जिंक ऑक्साइड जो व्हाइट कलर का होता है और अगर हम उसे हीट कर देते हैं तो मैंने कहा वो हमारे लिए कैसा है, येलो कलर का हो जाता है। तो मैंने कहा इसका रीजन हम लोगों से पूछता है भाई ऐसा क्यों होता है, तो मैं लिख दूं रीजन। तो रीजन ये है कि ऑन हीटिंग, हाँ, ड्यू टू एफ सेंटर्ड इफेक्ट, ऑन हीटिंग क्रिस्टल some oxide ions leave the lattice and form F center। आगे कहानी आप जानती हो। मैंने कहा कुछ कैटायन जो है कुछ ऑक्साइड आयन छोड़ के चले जाते हैं और उनके जाने से जो है आप कह सकते हैं भाई हमारे पास में क्या होता है, एफ सेंटर बन जाता है। और एफ सेंटर ही हमने कहा था भाई हमारे लिए क्या होते हैं, किसी ऐसे डिफेक्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल हुआ करते हैं भाई, कलर्स के लिए एफ सेंटर ही रेस्पॉन्सिबल हुआ करते हैं। ठीक है, तो ये बात हम यहाँ तक देख सकते हैं भाई, बिना किसी तकलीफ के देख लिया जाएगा। चलिए तो आप यहाँ तक की सारी चीजों को एक बार ठीक है ऑब्जर्व करिए।